अस्सलाम वालेकुम। समरा बुखारी की तहरीर हमसे है ज़माना का सेकंड एपिसोड। मुझे लगता है आज का दिन ढल जाएगा मगर ये चटनी नहीं बनेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मेरा ज़ाती ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। कुंडी डंडा लेकर चटनी पीसते हुए बज़ाहिर ने ढाल अशबील ने दादी के तंज को खातिर में ना लाते हुए हाँ में हाँ मिलाई थी। इतना जवान जहान और ये ज़रा सा काम नहीं होता तुझसे? जवान जहान लड़का हूँ, लड़की नहीं, इसलिए ये खालिस जनाना काम मुझसे नहीं होते। जरा जो ज़रब शदीद लगाता हूँ, काली मिर्च उड़कर दीवार पार हमसायों के गड़ गिरती है और बाकी के मसाला जात भी मुझे लगता है अब कुंडी में कम ही रह गए हैं। वे अशबील, वे तेरा सत्यानाश, इतनी महंगी दवाई तूने सारी इधर उधर उड़ा दी। अब के दादी तख्ते ताउस के नीचे उतरी और कुंडी में झांका। बाबा वे कुछ भी नहीं बचा, हकीम साहब ने पूरे 500 की दी थी। इतना कदीम, इतना नायाब नुस्खा मेरी मत मार गई जो तुझे इस काम पर लगा दिया। क्या ये फिर से जवान होने की दवाई थी? इसने तफ्शीशी अंदाज में इन्हें घूरा। नहीं, गधे को इंसान बनाने की दवाई थी। वो तपी बैठी थी। पहले ही आबादी इतनी ज्यादा है, अच्छा हुआ सारे जिजा ज़रबे शदीद खाकर इधर उधर फरार हो गए, वरना हुकूमत ने तो आपको पकड़ कर करना था जेल के अंदर और कैदियों की कमबख्ती आ जानी थी। मैं कहती हूँ उठ और इकट्ठा कर सब कुछ। क्या दादी, कहाँ कहाँ तलाश करूँ? कुछ इधर कियारियों में गिरे हैं, कुछ ये किचन से जाती नाली में। अब अगर निकाल कर पीस भी लूंगा तो तस्वीर बदल चुकी होगी। तुझे कहा किसने था कि सहन में लेकर बैठ जा? जब बैठा था तब आपने भी एतराज नहीं किया। आहो, सारा कसूर मेरा ही है। कहाँ है तेरी माँ? इससे कहूँ मेरा और अपना एक जोड़ा इस्त्री कर ले। क्यों, आज फिर कोई कामयाब दौड़ा करने जाना है? हर बात की टो में न रहा कर और आप भी हर बात न छुपाया करें। मैंने कौन सा सुनकर गलत मशवरे देता हूँ? अच्छा तो सुन ले, शादी है मुनव्वर की बेटी की, इसमें शिरकत के लिए जाना है। अब लड़की की शादी पर खाली हाथ तो नहीं जा सकते। लड़की भी वो जो रिश्ते में मेरी पोती बनती है। इसलिए चाह रही थी मैं और शकीला बाजार जाकर 4-5 सूट ले आते। दादी, सूट तो पहले ही इस निकम्मी नालायक ने रो धोकर माँ से फरमाइश करके खूब इकट्ठे कर रखे होंगे। आप ऐसा करें, इलेक्ट्रिक की कोई अच्छी सी 1-2 चीजें दे दें, इसके काम भी आएंगी, जहेज भी सज जाएगा। दादी ने चूम कर अशबील को देखा और असबात में सर हिलाते हुए बोली, मशवरा तो अच्छा है। कहाँ है शकीला? बुलाओ इसे, देखें वो क्या कहती है। और तुम भी अपनी तैयारी रखना, हमारे साथ तुझे और जवाद ने जाना है। तैयारी सिर्फ इतनी ही हो सकती है कि हाथ मुंह लक्स साबुन से धोकर दांतों को अच्छे वाले टूथपेस्ट से चमका ले। बाकी कपड़े जूतों के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है। शर्म नहीं आती वे बेहदायत, इतना जवान जहान होकर दादी से मांग रहा है। अल्लाह को जान देनी है दादी, कब मैंने कुछ मांगा है? और जहाँ तक बेले नकम्मे होने की बात है तो कोई काम करने तो दें आप। अच्छा भला इज्जतदार काम था। इसे पिछला तजुर्बा याद आ रहा था। शकीला मटर की फलियों भरा चॉपर लिए किचन से निकली। सास को देखते ही बोली, शकीला मैं सोच रही हूँ मुनव्वर की बेटी को जोड़े देने का क्या फायदा? ढेरों तो बना रखे होंगे, हम कुछ ऐसा देते हैं जो आइंदा जिंदगी में इसके काम आ सके। अशबील ने ये सुनकर दादी की जानब जताती नजरों से देखा, फिर खनकारा, मगर उन्होंने सिरे से देखा ही नहीं। ऐ दुनिया क्या तुझसे कहें, जा छेड़ना हम दीवानों को। एक तो तुझे राग अलाप में बगैर चैन नहीं है, उठ जा यहाँ से, हम बड़े सीरियस मसले पर बात कर रहे हैं। और जाकर जरा इब्राहिम को तो देख, दूध लेने गया था, लगता है भैंस खरीदने बैठ गया है। अब पता नहीं भैंसें कहाँ बिकती हैं, ऐबी में जाऊं और रास्ता ही भूल जाऊं। 100 बहाने तेरे पास है। मैं कहती हूँ उठ जा, पहले ही दवाई जाया जाने का मुझे बड़ा दुख लगा हुआ है। हाय, क्या इसने गिरा दी? इसकी वालदा शकीला बोली। गिराई नहीं, उड़ाई है। चल जा भी देख इब्राहिम को। दादी को एकदम से जलाल चढ़ा था, वो भी हाथ झाड़ता उठ खड़ा हुआ। इधर गली में कदम रखा, इधर सामने जानो जिगर को पाया। जवाद उर्फ जवादी अपनी मखसूस बेनियाजना चाल चलता चला आ रहा था। वाह क्या बात है मेरी यार की, चलता है तो बे इख्तियार इनके पीछे नारे लगाने को जी जाता है कि चाल भी लीडराना, चेहरा भी शहाना। तारीफ का शुक्रिया, मगर मैं इस वक्त जवाबी कार्रवाई के मूड में नहीं हूँ। चलो फिर मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। बिल्ली यार, ये कौन सा महीना चल रहा है? सर्दी मनूस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी वजह से ख्वामखा बेइज्जती हो रही है। सर्दी की वजह से बेइज्जती? जाने मन वजाहत कर दो तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी जानने के लिए एरिया रगड़ कर मर नहीं जाऊंगा। अब देखो ना, अब्बा रोजाना रात को गर्मा गर्म मूंगफली लेकर आ जाते हैं। सर्दी की वजह से बेहाल होता मैं खाने बैठता हूँ तो खाता चला जाता हूँ, बस इतनी सी बात। मगर अब्बा को अपना हेड मास्टर होना हर वक्त याद रहता है।
चलो कोई नहीं, माँ बाप की डांट खामोशी से सहकर हम मुफ्त के सवाब ही इकट्ठे कर रहे हैं। मैं तो घर वालों को जानबूझकर चिढ़ाता हूँ। जब वो डांट डिप करते हैं तो सर झुकाकर चुपचाप सुन लेता हूँ, फिर दिल ही दिल में हिसाब भी रखता हूँ। सवाबों का ढेर लगाया है मैंने, फरिश्तों पर भी शके बगाला किसी को माफ कर दे। अच्छा चल छोड़, इधर खुले मैदान में चलते हैं, कमजोर सी धूप निकल रही है। ऐसी धूप को मैं खातर में नहीं लाता, इससे बेहतर है हीटर लगाकर कमरे में बैठ जाएं। मगर मसला ये है बिल्ली डियर, कमरे घर में है और मैं घर जाना नहीं चाहता, ना तेरे ना मेरे। चलो फिर आज कमजोर धूप ही सही। अशबील ने बाजू इसके कंधे पर रखने की कोशिश की। इंसानों की तरह चलो। जवादी को ये हरकत पसंद नहीं थी। वो दादी बता रही थी कबीरवाला में रहने वाले इनके रिश्ते के भांजे या शायद भतीजे की साहबजादी की शादी है और दादी के साथ साथ हम दोनों को भी शिरकत करना है। कर लेंगे, शिरकत करना हमारे लिए कब मसला रहा है। और तुझे तो खुशी से 2-3 साइमा सैयद नूर जैसी छलांगे भी लगानी चाहिए थी। फिर यकीनन ज़ेबा भी जाएगी। ज़ेबा बेगम मसरूफ शख्सियत हैं, वो कहाँ जाएंगी। हाँ खाला ज़किया ज़रूर जाएंगी और महबूबा की वालदा के सामने मुझे बड़ा मोहतात मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करके अपना टाइम ख़राब करना पड़ेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो मैं तो सोच लिया ना, तुमने सोच लिया, एक ही बात है। असल में मैं तो बड़ा अहम खबर के साथ आया था, तुझे देखते ही भूल गया। जवाद को कुछ याद आया, एकदम ही पुरजोश हुआ। कह दो मैं कान साथ ही लाया हूँ। कल मैं अंदरूने लाहौर गया था। इधर तो यार हलवाइयों की ये ढेरों दुकानें हैं कि मैं सोचता हूँ लोगों के दिल तो हर वक्त ललचाते ही रहते होंगे। ऐन आबादियों में वारदातों की शरह में जो इजाफा बताया जाता है, यकीनन इसकी वजह ये दिल को ललचाने वाली मिठाइयाँ बनाने वाले हलवाई हैं। फिर क्या हलवाइयों की अंधी मौत का प्लान बनाया है? अरे नहीं यार, हमें जराइम की दुनिया में मजीद खुलबली में जाने की ज़रूरत है। फिर अशबील ने सवालिया अंदाज में से देखा, अपने हाथ इसके शॉपर पर रख दिया। जवाद ने देखा, फिर नज़र अंदाज करते हुए बोला, वहाँ पर एक पहलवान साहब है, दूध दही की दुकान है। सुबह मुंह अंधेरे दुकान में आता है और हलवा पूड़ी की तैयारी करता है। इसके साथ साथ कीमे वाले लजीज पराठे भी बनाते हैं। इनका कहना है इनका बनाया पराठा इतना हैवी और मुकवी होता है कि कोई भी आज तक पूरा पराठा ख़त्म नहीं कर सका। अगर कोई करके दिखाएगा तो 5000 इनाम से नवाजेगा। ये खुला खुला चैलेंज सबके लिए है। मैंने पता करवाया है और सुनने में यही आया है, दूध मक्खन से गंदे आटे से बना कीमे और मसालों से सजा देसी घी में तला ये पराठा वाकई बहुत हैवी होता है और पहलवान साहब को इस पर बड़ा फख्र है। फिर क्या तरकीब पूछनी है इनसे? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। सड़गी सवेरे जाकर इनकी दुकान के आले दुआले छुप जाएंगे। जब जब वो इस शैतानी पराठे पर काम करेंगे देखते और नोट करते जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है इतने स्यापे की? मैं सोच रहा हूँ ये शर्त जीत कर 5000 हासिल करने चाहिए। जवादी तुम बहुत खाते हो, मगर यार इतना भी मान मुनासिब नहीं। बिल्ली मैं तुमसे कम खाता हूँ, ये नोट कर लो। और मैंने जो तरकीब सोची है इस पर अमल करके हम बगैर खाए भी शर्त जीत सकते हैं। और जब दोनों रेलवे लाइन के करीब खुले मैदान में आ गए, जवादी ने अपनी तरकीब अशबील के गोशे गुजार कर दी। सुनकर आंखें चमक उठी। बेइख्तियार ज़हीनो फतीन शख्सियत को गले लगाया और बोला, फिर भी कहता है सर्दियाँ बुरी हैं। मैं तो कहता हूँ सर्दियाँ आए जमजम आए। अगले रोज दोनों पहलवान की दुकान के थड़े पर मौजूद थे। चैलेंज कबूल कर लिया गया था। पहलवान साहब तंजिया मुस्कुराहट के साथ असबात में सर हिला रहे थे और यहाँ मौजूद हाजिरीन इन्हें इस खेल से बाज रखने की कोशिश में थी। अच्छा भाई, अब कल मुलाकात होगी। दोनों शेर दिल जवानों ने हाथ हिलाए और ये जा वो जा। सवेरे सवेरे पहलवान के थड़े पर बड़ी रौनक थी। दोनों जवान अभी अभी पहुंचे थे। जवादी को पराठा खाना था और अशबील इसकी हिम्मत बढ़ाने और पहलवान इसके चेलों के मुताबिक इसे उठाकर ले जाने के लिए साथ आया था। क्यों, क्या जहर मिला रहे हो इस पराठे में? जवादी ने आंख टेढ़ी करके पूछा। और नहीं जी, तुम कुकिंग ऑयल खाने वाले देसी घी की खुशबू से भी थड़क जाते हो। पहलवान साहब बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछों तले दिल खोल कर हंसे। लीजिए, गर्मा गर्म पराठा उतरा, सूंधी सूंधी खुशबू चार सू फैल गई। आज भी सर्दी तो थी कि मौसम ही सर्दी का था, मगर यहाँ मौजूद इतने लोगों में सिर्फ जवाद था जिसने जैकेट पहन रखी थी और एक मोटा सा मफलर भी गले के गिर्द लपेट रखा था। खाना शुरू करने से पहले इसने मफलर को गले से उतारकर शानों पर डाल दिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज किया। उफ, इतना गर्म! पहला नवाला मुंह में लेते ही एतराज हुआ। तवे को जलती आग पर रखा जाता है बहू, और जलती आग पर जो चीज पकाई जाती है वो गर्म ही होगी। पहलवान को ये एतराज सख्त काबिल एतराज लगा। चबा चबा कर वजाहत की, मिर्चें भी ज्यादा हैं। इसने सीसी करते हुए ऐलान किया, देखें भाइयों, आप ही इंसाफ से काम लीजिए।
पहलवान साहब ने खुद ऐलान किया है, जो पराठा खाएगा इसे इनाम से नवाजेंगे। अब जबकि एक जीतदार ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है तो पैसे जाने के ख्याल से इनका दिल बैठा जा रहा है। तेज मिर्च इसलिए डाली गई है ताकि ये शेर दिल नौजवान खा न सके और इनके पैसे बच जाएं। चुप कर जाओ, मुंह तोड़ दूंगा। पहलवान साहब जलाल में आ गए। देखा आपने, ताकत के मुजाहिरे पर तुल गए हैं। आप क्यों नहीं कहते इनसे ऐसी डंडी मारेंगे तो आप इनकी दुकान से दूध दही लेना बंद कर देंगे कि बेईमानी को कोई बेईमान ही पसंद कर सकता है। अशबील जवाद के सामने खड़ा तकरीर के अंदाज में लोगों को उकसा रहा था। पहलवान समेत सबकी तवज्जो इसी से हटकर अशबील की जानिब थी और जवाद साहिब प्रोग्राम के मुताबिक बड़ी कामयाबी से 3 नवाले लेते, एक तेजी से मुंह में, 2 जैकेट की जरा सी खुली जिप के अंदर गिरा लेता। इसकी प्रैक्टिस मसूफ कल सारा दिन करते रहे। ये नौजवान जिसने ये जानलेवा चैलेंज कबूल किया है, आप इसकी तरफ मत देखें हजरात, इसे यकसोई से अपना काम करने दे। मेरी बात सुने, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। पहलवान साहब के सर की कसम खाकर कहता हूँ, ये हसीन नौजवान बड़ा दुखी है। अगले महीने इसकी बहन की शादी है और इसके पास दहेज के लिए पैसे नहीं है। ये चैलेंज इसने सिर्फ इसीलिए कबूल किया है कि आप सब भी इसका साथ दें ताकि ये बहन की डोली बाइज्जत तरीके से उठा सके। वो बोलता जा रहा था, लोग पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। अतराफ से बेनियाज जवाद साहब अपने काम में मसरूफ थे। हजरात, हमने ये तो नहीं देखा पहलवान साहब 5000 की रकम साथ लाए भी हैं या नहीं। ऐसा ना हो ये नौजवान पराठा खा खा कर अपना सत्यानाश कर ले और पहलवान मोहतरम बाद में मूंछों तले मुस्कुरा कर ऐलान कर दे, 5000 तो मेरे अब्बे ने नहीं देखे, मेरे पास कहाँ से आएंगे। हाँ, पहले 5000 तो दिखाओ। दुखी दास्तान सुनकर जज्बाती कौम जज्बात में आ गई थी। इस अरसे में जवाद साहिब आधा पराठा ठिकाने लगा चुके थे। ओ चैन नाल, आराम से, अभी दिखाता हूँ 5000। कमाल है, इतने सालों से दुकान पर काम कर रहा हूँ, तुम सब मेरे गाहक हो और ये पता नहीं कहाँ से निकल आया है और तुम इनके साथी बन गए हो। शक करते हो मुझ पर, हालांकि मैं तो कभी भी बेईमान नहीं रहा। पहलवान ने गुस्से से लाल सुर्ख होने के दौरान 5000 का नोट निकालने के लिए अपनी बक्सी खोली। इसमें से 1000, 500 और 100 के नोट निकालकर सबके सामने गिनने लगा। देखा, इरादा नहीं था इसलिए नोट नहीं ला कर रखे। ये तो कल शाम तक होने वाली बिक्री की रकम है जो पता नहीं क्यों इन्हें निकालना याद नहीं रही। शैतान की चेले इसीलिए नहीं निकाली थी। बस नहीं चल रहा था शबील की गर्दन मुड़ोड़ दे और इधर हजूम रकम गिनना अजाब कर रहा था कि हर कोई साथ गिनने की कोशिश में था। अभी 3000 तक के बड़े बड़े नोट ही जमा हुए थे। 100 वालों की वजह से इम्तिहान आ गया। वो 500 इकट्ठे करता, एक तरफ से आवाज आती, मैंने खुद गिना है, अभी 400 हुआ है। हाँ, ये 400 हुआ। और पहलवान साहब लाल बू चेहरे के साथ दोबारा गिनती शुरू कर देते। खुदा करके कोई आधे घंटे में 5000 पूरे हुए, जिन पर सबने गवाही दी कि ये पूरे 5000 हैं, हम गिन चुके हैं। तब फिर सब जवाद की तरफ मुतवज्जा हुए और ये देखकर पहलवान मुस्कुराया कि पराठे का तीसरा हिस्सा रह गया था। जवाद साहब अब बड़ी मुश्किल से खा रहे थे और पहलवान साहब जानते थे जब पराठा इतना रह जाता है तो खाने वाले की हिम्मत जवाब दे दिया करती है। इससे ज्यादा किसी से नहीं खाया। चूंकि जवाद पराठा जैकेट में मुंतकिल कर चुका था, अब ये इतना सा खाना इसके लिए मुश्किल नहीं था। सो बज़ाहिर बड़ी मुश्किल से लेकिन बड़े आराम से वो छोटे छोटे नवाले लेकर खा रहा था और हाजिरीन इसकी हिम्मत बंधा रहे थे। आखिर पूरे 40 मिनट लगाकर इसने ये पराठा तमाम किया। इधर वो खा कर बेहोश होने की अदाकारी करते गिरा तो इधर पहलवान साहब भी आंखों को हैरत अंगेज हद तक फैलाए हुए सर्दी में भी पसीना पसीना है। ये नहीं हो सकता, बेईमानी है। आज तक कोई ये पराठा पूरा नहीं खा सका। इनका ये कहना था कि कचाकच भरा थड़ा इनके खिलाफ नारों से गूंजने लगा। जवाद मियाँ भी होश में आ गए और इस बेईमानी पर आंखों में आंसू भरकर एहतजाज करने लगे, जबकि अशबील साहब उछल कर हजूम को जोश दिला रहे थे। इससे पहले कि जोशीले नौजवान दुकान को आग लगाकर पहलवान का दिल हमेशा के लिए राख कर देते, इसने दिल ही दिल में हजारों गालियों से नवाजते 5000 मुंह पर दे मारने वाले अंदाज में इनके हाथ पर रख दिए और दोनों फौरन यहाँ से रवाना हुए। जिंदगी कितनी हसीन है, मौसम लाजवाब है, गुनगुनाने को जी चाहता है। हालांकि मैं गाता तो नहीं हूँ, मगर यूं ही जब हाथ जेब की तरफ जाता है तो। जवाद ने एक इश्तिहार की नकल उतारी। यार जवादी, इतनी बड़ी रकम का हम करेंगे क्या? सच, मेहनत की कमाई है, बर्बाद करते भी दिल डरता है। सिर्फ मेहनत यार, जान हथेली पर रखकर ये 5000 पाए हैं। अगर सांड जैसे पहलवान को जरा भी शक हो जाता तो कल बिकने वाले पराठों में हमारा ही कीमा शामिल होना था। अच्छा, वो पराठा तो निकाल, मैं भी टेस्ट करूं कैसा है। पराठा तो लाजवाब है। जवाद ने जिप खोलकर
पराठे के चंद नवाले इसके हवाले किए और बोला, बहुत हैवी है, मैं तो अब 2 7 अप पीऊंगा ताकि इन्हें खर्च करने के लिए जिंदा रह सकूं। तकरीबन आधा ही खाया होगा कि 14 तबक रोशन होते महसूस होने लगे। वैसे मेरे ख्याल है पहलवान हमें तलाश जरूर करेगा। करने दो, ये इसका हक है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रहे हो दोनों? सगीर अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया। इन पर नजर पड़ी तो खुश दिली से मुस्कुराकर सलाम किया। तो बड़ूक खाओगे? जवाद ने जैकेट में हाथ डाला। तो बड़ूक और तुम लोगों के पास? वो अब के खुल के हंसा। वे लोगों सुनो इसकी बातें। जवाद को इंतहाई सदमा हुआ। फिर चंद नवाले इसके हाथ पर रख दिए। किस मजार से लाए हो? इसने मुंह में डालते हुए पूछा। इन मजारों से जो बनते बनते रह गए। अशबील का जवाब इसे फलसफाना लगा था। दोबारा वजाहत करवाने की जरूरत नहीं की। बोला, है तो बड़ा मजेदार, मैंने ऐसा लजीज पराठा आज तक नहीं खाया। ये आम पराठा नहीं है कि किसी नाहजार का जी चाहे खा ले। तुम्हें कहाँ से मिला? खास चीजें खास लोगों को ही मिला करती हैं। जवाद भाई, आपकी अम्मी ने मुझे कब से आपकी तलाश में दुरा रखा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मोहल्ले के एक बच्चे ने रास्ता रोका। लोग काली बिल्ली की नहुसत का जिक्र करते हैं, मेरा दावा है वो तुमसे ज्यादा हरगिज नहीं होती। जवादी ने मुंह बनाकर बच्चे को पीछे धकेला और अपने घर की जानिब चल पड़ा। हमारी तरफ कब आओगे? अशबील ने पूछा। वालदा मोहतरमा यकीनन किसी उलझन में गिरफ्तार होंगी जो याद किया है। इनकी उलझन सुलझा कर आता हूँ। घर पहुंचा, गोया दिल की कली खिल गई। सामने शहरबानो नीलमा के साथ बैठी थी। भाई कहाँ चले गए? सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया। जाओ मेरे लिए 1 कप कड़क चाय बना कर लाओ। याद रखना जोर कड़क पर है। और आप सुनाए पड़ोसन साहिबा, घर में सब खैरियत है? अम्मा अब्बा बहन भाई सब कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? जी सब ठीक है। वो धीमी सी मुस्कुराहट को चादर में छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। सब ठीक है तो इसमें इतना शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है कि मुंह ही छुपा लिया जाए। अब वो जोर से हंस पड़ी, फिर घबरा कर इधर उधर देखने लगी। करने क्या आई थी? कुकिंग ऑयल खत्म हो गया है, वही लेने आई थी। खाला जी ने बताया आपके यहाँ भी खत्म है। कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आए तो 1 पैकेट ऑयल का ला दें। ओह, तो इसीलिए मेरी तलाश में प्राइवेट सुराग रसा रवाना किए गए थे। वैसे इन्हीं मसूफ को पैसे पकड़ाए होते। वो मोहल्ले की दुकान भी बंद है, दूर से लाना पड़ेगा। रब्बा, वो दिन कब मेरी जिंदगी में आएगा जब जरा सुकून होगा। तो इसमें हंसने की क्या बात है? लड़की सीरियस हो जाओ, ये बात बात पर दांत निकालने की नहीं है। ये लो पराठा खाओ। जैकेट से 1 और पीस बरामद किया। फिर याद आया जीती हुई रकम भी अपने पास है तो जेब में हाथ डाला। 1 100 और 2 20-20 के नोट निकाले। 100 का नोट जेब में रख लिया। 20-20 के वो इसकी तरफ बढ़ाया। क्या मैं ऑयल लेके आऊं? नहीं, सिगरेट ही पिला दो। हा हा हा, ये सादगी। इसे क्या समझो लड़की, ये मेरी तरफ आंखें फाड़ रही हो। रख लो, जब गली में गोलगप्पे वाला आएगा ना तो खा लेना। ना जी, अच्छा नहीं लगता। कमाल है, पहले तो ये 2 वाहियात डिशेस तुम्हारी पसंदीदा थी। मेरा मतलब है आपसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगता। ओह अच्छा, घबराओ नहीं, वो वक्त भी आ जाएगा जब मेरी वालदा मोहतरमा तुम्हारी नरम गुलाबी हथेली पर शगुन के रुपए रखेंगी। फिलहाल मुझे पड़ोसी समझकर ही रख लो। एक पड़ोसी का दूसरे पर हक होता है। इसने शर्माते झिझकते रुपए रख लिए और शुक्रिया अदा किया। तो कब आया? अंदर से अम्मी जान ने एंट्री दी। अभी अभी आया हूँ और ये फरमा रही हैं वापस जाओ, ऑयल का पैकेट ला दो। हाँ, घर में ऑयल खत्म है, तुम जरा जाकर 4-5 पैकेट इकट्ठे ले आओ। क्या आज ऑयल और आलू पकाने का प्रोग्राम? हाँ, वो ऐसे बेइंसाफ नहीं है, आकर तेरी ही खाल उतारेंगे। जवादी बता रहा था दादी अपनी किसी होती सोती की शादी के लिए खानदानी वफ्दा के साथ कबीरवाला में जाएंगी। हाँ, तेरे अब्बा को भी कहा था, मगर वो कहते हैं कि छुट्टी नहीं कर सकते। वो नहीं गए तो मैं भी नहीं जा सकती, इसलिए तेरा कहा है कि तू साथ ले जाए। हाँ, ये याद रहे सर्दी बहुत है और मैं आप मुझे निकर चेट पहनाकर ब्याह में शिरकत पर रवाना कर देंगी। मुझे अच्छे बल्कि बेहतरीन कपड़ों की जरूरत है। आहो, कह देना अपने अब्बा जी से, मुझसे क्या कह रहा है। चल ये पैसे पकड़ और ऑयल लेके आ। अशबील घर में दाखिल हुआ। दादी और अम्मी को गहरी सोच में गुम पाया। क्या वो बॉन्ड निकल आया है जिसे पिछले दिनों आपने हमसाई के हाथ फरोख्त कर दिया था? कौन सा बॉन्ड? हमने तो नहीं खरीदा। दादी समझी नहीं। अम्मी ने घूर कर देखा और बोली, कबीर वाले से बार बार फोन आ रहे हैं, जल्दी आओ। और तुम्हारे अब्बा का भी फोन आया है, इनके किसी दोस्त की फैमिली पेशावर से इधर लाहौर आ रही है, हमारे घर ठहरेंगे। बड़ी बहू इसीलिए नहीं जा सकती, नज़ीर हुसैन की छुट्टियां नहीं है और शकीला के बगैर तो समझो मैं अधूरी हूँ। ये नहीं जाएगी तो मुझ बुढ़ी को तो कदम कदम मुश्किल पड़ेगी। घबराए नहीं, मैं और जवादी भी तो साथ ही होंगे। सबसे बड़ी घबराहट ही तो तुम लोग हो। क्या मतलब? फिर हम नहीं जाते? एमी नहीं जाते? इतना सामान कौन उठाएगा?
ओह जालिम, ज्यादती, बेमरवती। अब अगर मैं मौके की मुनासबत से कोई गाना गाने की कोशिश करूंगा तो आपको इस पर भी एतराज होगा। हाँ, खबरदार मेरे सामने गाने की कोशिश की। सच बताएं, क्या जवानी में दादा बा आपके हुसीन चेहरे से मुतासिर होकर गाना नहीं गाया करते थे? शर्म करो। और कहाँ है वो तेरा साया? अकेले फिर रहे हो? पता नहीं, मोहल्ले का बच्चा इसकी तलाश में कुएं में बांस डलवा रहा था। जो ही वो मिला दबोच कर रवाना हो गया और मैं अकेला इधर आ गया। सुबह सुबह जवाद की तरफ ही होगे तुम, नाश्ता इधर ही किया होगा। इनके पूछने पर इसे जवादी के पास रह जाने वाले पराठे के टुकड़े याद आ गए। हाँ हाँ, इसी के पास छोड़ आया हूँ। अब तक तो वो मोहल्ले वालों में बांट चुका होगा। क्या लज्जत थी, क्या खुशबू थी, और वो साथ ही रकम भी याद आ गई। उफ, कैसी नादानी हुई मुझसे। जवादी ने जैकेट उतार कर टांग दी होगी। अगर नीलमा या तायाबू हुजूर ने चेक कर ली तो हाथ कुछ नहीं आएगा। दादी, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ नहीं, तू अभी आया। खबरदार जो अब घर से बाहर निकला। सफर पर जाना है, 100 काम है। तो करे काम, आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ये दुपट्टे रंगने को देकर आओ और इससे कह देना मेरी दादी ने कहा है शाम तक मिल जाने चाहिए। और जब ये दुपट्टे मिल जाएंगे फिर पीको भी करवाना है। और दर्जी को कपड़े दिए थे, इनका भी पता कर। इससे कहे कल दोपहर तक दे दे। सादा से तो सूट सिलवाए थे, इन्हें ही मुकम्मल करते इसके हाथ टूट रहे हैं। वाह, क्या इंसाफ है। अपने कपड़े सिलवा लिए, दुपट्टे रंग लिए, और जो पोते साथ जा रहे हैं इनका एक सूट भी ऐसा जोगा नहीं कि बारात की आमद पर जेब तन कर सकें। बस कह दीजिएगा ये हमारे मुलाजिम हैं, सामान ढोने के लिए इन्हें साथ लाए हैं। वे ना जल कर पैसे ले लेना, बना लेना एक एक सूट। और मुझे ये भी पता है ऐसी कोई कियामत नहीं टूटी हुई। तुम लोगों पर अच्छे भले कपड़े हैं तुम्हारे पास। सलाम आपा। ताज़ा अखबार हाथ में पकड़े हमेशा की तरह घर में भी पेंट, गरम स्वेटर, बूट, जराबे कसे मामू इब्राहिम चले आए। नाना मामू, सवेरे सवेरे उठकर जो इतनी तैयारी ख्वामखा करते हैं, कहीं जॉब ही कर लें ताकि अमला मुतासिर तो। यहाँ कौन बाज़ोक है दाद देने वाला, बस आदत सी हो गई है। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मैं अपना स्कूल खोल रहा हूँ। इसमें मेरे लिए खुशखबरी कहाँ से आ गई? क्या आप मुझे दोबारा से क्लास 1 में बगैर एडमिशन फीस के दाखिला देंगे और साल के साल बगैर एग्जाम के अगली क्लास में चढ़ाते जाएंगे? अगर ऐसा इरादा है तो फिर वाकई शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश। बल्कि वो एक गीत के बोल हैं, नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी। ए, कहाँ खोल रहे हो स्कूल? मैं तो कहती हूँ इब्राहिम दफा करो, ख्वामखा की सरदर्दी। तुम्हें किस बात की कमी है? दादी मोहतरम को अपने इस छोटे भाई को, जो इनके बड़े साहबजादे हेडमास्टर नजर हुसैन के हम उम्र थे, बहुत फिक्र रहती थी। लाड प्यार में अब तक नन्ना कहकर मुखातिब कर जाती थी। आपा, कमी तो कोई नहीं है, अपनी दुकानों का किराया आता है, मगर ये जो मैंने इतनी तालीम हासिल की है, आखिर इसका फायदा हमारी कौम को भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी कौम तो इसी इंतजार में है, आगे किसी को रत्ती बराबर भी परवाह ना हो। वाकई ये नेक काम का बेड़ा उठाया है तुमने। कहाँ खोलोगे स्कूल? दादी ने दिलचस्पी ली। मेरा एक दोस्त है, इससे बात की है मैंने। इसके बहुत से मकान हैं, इनमें से एक किराए पर मुझे देगा। किराए पर? फिर दोस्त तो ना कहें, दोस्ती के पर्दे में लिपटा मकार व्यापारी कहें इसे। अशबील, हर मौके पर तुम्हारा मुंह खोलना जरूरी नहीं होता। और कान खोलकर सुन लो, मेरे स्कूल में मैथ्स के टीचर तुम होगे और तमाम क्लासों को इंग्लिश वो बेहदायत जवाद पढ़ाएगा। ठीक है नाना मामू, ये कौन सी मुश्किल बात है, मगर पहले हम सैलरी तय कर लेंगे। ये ना हो पढ़ा पढ़ा कर थक जाएं, आखिर में आप 1000 रुपए हथेली पर रखकर हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर दें। घर की बात है, मामू से तुम्हारे दोहरे रिश्ते हैं। ये तुम्हारे अब्बा के भी मामू हैं और मेरे भी मामू हैं, इनसे क्या लेन देन करोगे? अम्मी ने समझाया। नहीं नहीं, मैं इन्हें मुनासिब तनख्वाह जरूर दूंगा, बल्कि जो जो हमारे कारोबार में इजाफा होगा तनख्वाह भी बढ़ती जाएगी। ठीक है नाना मामू, मैं जवादी से मशवरा करने के बाद ही आपको इस सिलसिले में कोई जवाब दे सकूंगा। आहो, जवादी से बड़ा अक्लमंद तो जमाने में कोई पैदा ही नहीं हुआ। दादी को ये जवाब पसंद नहीं आया, मगर वो अकेले फैसला कैसे कर सकता था? आज तक ये हुआ था जो अब होता। बाजार का चक्कर लगाकर जल्दी आ, वो ये सुनकर निकल गया। सूरज की किरणें आंगन में पड़ रही थी। सर्दी में ये नरम धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। जवादी भी धूप में चारपाई डाले जैकेट समेत दराज था। क्या हुआ, पहलवान की बदवा तो नहीं लगी? अशबील ने जाते ही जायजा लिया। नहीं, मैं बताकर जल्दी आ, वो ये सुनकर निकल गया। सूरज की किरणें आंगन में पड़ रही थी। सर्दी में ये नरम धूप बड़ी अच्छी लग रही थी। जवादी भी धूप में चारपाई डाले जैकेट समेत दराज था। क्या हुआ, पहलवान की बदवा तो नहीं लगी? अशबील ने जाते ही जायजा लिया। नहीं, मैं बददुआ प्रूफ हूँ, वरना कब का क्या हो चुका होता।
और तुझे चैन नहीं, घंटा पहले जुदा हुए हैं, फिर चला आया, कहीं इस रकम की कशिश तो नहीं खींच लाई? सिर्फ कशिश ही नहीं, फिक्र भी। तुम्हें जैकेट जेबतन फरमाए देकर जान में जान आई, वरना सोच कर डर रहा था ऐसा न हो जैकेट हस्बी आदत लापरवाही से इधर उधर फेंक दो और मेहनत और जहानत की कमाई गारत हो जाए। वो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो रुए फिजा राहतें जा आई बैठी थी। मैंने सोचा खाली खोल मोहब्बतों का दावा ही करता आ रहा हूँ, प्यार की एक निशानी भी बेचारी को नहीं दी। बस यही सोचकर 50 का नोट अनायत कर दिया। मुस्कुराए, शर्माई, बेहद खुश हुई इस अजीम तोहफे को पाकर। फिटे मुंह, हद होती है कंजूसी की, तुमने मेरी भी नाक कटवा दी। अरे देना ही था तो 50 की बजाय 500 देते। बस बस, ऐसा भी रईस नहीं हो गया मैं। और गरीब महबूबा का यही तो फायदा है। इसकी माँ ने कभी दे के नोट की झलक इसे नहीं दिखाई कि जिसे नोट देखकर इसके अंधे हो जाने का खादशा हो। 50 देखकर तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही थी। अब तुम्हारी जेब महाना अच्छा खासा कमाती है, इसे तुम 500 भी दोगे तो इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरी भोली मासूम 50 को देखकर होगी। क्या ख्याल है, महकमा तलीम के आला अफसरान के नाम भेजूं एक चिट्ठी कि मिस ज़ेबुन्निसा बिनते खालिद अहमद बच्चों को ज़ेवरे तलीम से आरास्ता करने की बजाय उल्टे रास्तों पर लगा रही हैं, इसकी फौरन छुट्टी की जाए। रहम कर इसके छोटे छोटे बहन भाइयों पर। आशिक है आशिक ही रह, फफे कुटनी न बन। अच्छा, अगर आराम फरमा लिया है तो उठ जा, जरा अनारकली तक चलते हैं। हाँ भाई, आज तो जेब में पैसे है, अनारकली अंगूर कली सब घूम कर आएंगे। चलो चलते हैं। जवाद ये सुनकर उठ खड़ा हुआ। सामान तैयार था, कबीर वाला दूर नहीं था, मगर दादी की दूर अंदेशी को क्या कहा जाए। साथ ले जाने के लिए कबाब, सूजी का हलवा और पराठे बनवा लिए थे। दादी सलाद भी ले लेना था। हट वे, हर वेले का मखौल, और मैं बता दे रही हूँ वहाँ जाकर इंसान बन के रहना, वरना वापस आकर वो हशर करूंगी कि सारी उम्र याद करोगे। दादी, अब भला जमाने में इंसान और इंसानियत कहाँ रह गई है? अशबील ने अफसोस से सर हिलाया। जमाने में रहे या नहीं, मगर तुम में जरूर होनी चाहिए। वहाँ मेरी नाक कटवाने की कोशिश की तो लिहाज नहीं करूंगी। बरादरी का मामला है, एक बार थू थू हो गई तो समझो फिर ये दाग कभी नहीं धुलेगा। और वहाँ एक बात तो भूल ही गई, वहाँ किसी को ये नहीं बताना कि तुम दोनों वेले निकम्मे हो। अच्छा, ये नहीं बताना? दोनों ने बड़ी हैरत का इजहार किया। हाँ, जैसे बड़े फख्र की बात है ना, शर्म करो, लानती ना हो तो। कोई पूछे तो कह देना, इब्राहिम का अपना स्कूल है और हम भी इनके साथ ही मिलकर स्कूल चला रहे हैं। जी हाँ, मिलजुल कर वो स्कूल चला रहे हैं। नाना मामू प्रिंसिपल और टीचर और हम इनके स्टूडेंट। जवादी जैसी सारी बात समझ गया। आपा, आप इनसे सर ना खपाए, मैं रास्ते में सब समझा दूंगा। नाना मामू बड़े हशाश बिशाश दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर जवानी की बहुत सी यादें ताज़ा होंगी। कोई फुफी की नूर नजर, कोई खाला की जाने जिगर। चुप करो, फजूल बकवास। नाना मामू झीम से गए और जवादी शिबली के कंधे पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़ा। बस के अड्डे पर हस्बे ममूल बड़ी रौनक थी। मुसाफिरों का रश और सोने पर सुहागा फकीरों की रौनक। वे अम्मा, वे माई, सफर पर जा रही है, कुछ देती जा। सफर पर जाते हुए कुछ लेकर जाते हैं, दे कर नहीं जाए। अशबील ने जवान सी मांगने वाली को समझाया। चल खैर, ले ही जा। इसने आंख मारी। ला फिर दे। अशबील ने इसके कशकोल से रकम उठाई। हाय वे, खैरात ले रहा है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारी सफर आसान करे। एक और आ गई। यार पता कर, ये बस कहीं दूसरी दुनिया को तो नहीं जा रही जो सारे हमारे सफर के लिए इतने फिक्रमंद हैं। वाकई यार, ऐसा लगता है हम हिसाब किताब देने जा रहे हैं। बाऊ, घड़ी तो बड़ी सोनी है। इसने जवादी का बाजू पकड़ना चाहा, इसलिए कि सोने बाजू पर बंधी है। चल रास्ता पकड़ ले, यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे जा कहाँ रहे हो? वो शायद इस वक्त धंधे के मूड में ही नहीं थी। तुम लोग कहाँ भेजना चाह रहे हो? हमने कहाँ भेजना है, एक सिगरेट ही पिला दे। सारी रात आंख नहीं झपकी, अब बंद हो रही है। मैंने कहा था सांप की तरह आंखें फाड़े बैठी रहो, झपक लेनी थी आंख। वे जवादी, वे शिबली, हर जगह कोई ना कोई मिल ही जाता है, और कहीं नहीं तो इन फकीरनियों को ही सहेलियां बनाकर बैठ गए। शर्म करो, हया करो। दादी ललकार रही थी। ये अम्मा तो बड़ी जीदार है, मजाल है जो इन मांगने वालियों पर असर हुआ हो। सिर्फ जीदार ही नहीं, मालदार भी। 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं इसके बंगले पर। ये तो सिर्फ एडवेंचर के लिए आज बस पर सफर करने निकली है। चल वे, रहन दे, हमने भी दुनिया देख रखी है, घाट घाट का पानी पिया है। हमसे मत्था न ले, पछताएगा। पछताना हमने नहीं सीखा। बाकी तुम नहीं मानती ना सही, मगर हमें चैलेंज ना करना। तुम दोनों ने बस में बैठना है, यही इनके साथ बैठकर नया कारोबार करना है। अब के नाना मामू गुस्से में आ गए थे। इन फकीरनियों को खुदा हाफिज कहना पड़ा। वापिस दादी के करीब आकर जवादी बोला, दादी वो भी इंसान है और इनके दिल भी टूटे हुए हैं। अगर हमने 2 घड़ी प्यार से बात कर ली तो क्या हो गया? दिल टूटे हुए हैं, प्यार से बात कर ली, इतनी ही हमदर्दी हो रही है तो निकाह पढ़ा लो इनसे।
اچھا ہے کمانے والی مل جائے گی، تم ویلن نکموں کو۔ دھیان سے، اب ہم نانا ماموں کے اسکول میں جاب کر رہے ہیں۔ ان کے یاد دلانے پر دادی کو چپ ہونا پڑا۔ نئی نکول لشکاریں مارتی بس، جس کی بیگ پر پردوں والے شیر کی تصویر تھی، اور اس کی دیواروں پر بھی ایسے کئی شہکار تصویریں اور عمدہ ذوق رکھنے والے پینٹر صاحب کے ذوق کی عکاسی کرنے والے اشعار درج تھے۔ کبیر والا جا رہی تھی، ابھی خالی تھی، اس لیے حسب منشا سیٹیں حاصل کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ یوں بھی خوبرو نیک سکھ سے تیار اور پڑھے لکھے دکھائی دینے والے اسمارٹ نوجوان، پڑھا لکھا باروب چہرے والا ادیر عمر مگر مضبوط کاٹھی والا صاحب، اور اماں بھی قیمتی کپڑے پہنے ہوئے، ہر شے پر ناگواری سے نظر ڈالتی ہوئی۔ ایسے لوگ اب کہاں بسوں میں سفر کرتے تھے؟ پتہ نہیں یہ ادھر کیوں آ نکلے تھے۔ گنڈیریاں، پیڑے، کھڑکی کے پاس اعلان ہوا۔ جوادی ادھر ہی بیٹھا تھا، جھٹ منہ باہر نکالا اور بولا، 20 روپے کے پیڑے دے دو۔ پیڑے نہیں صاحب، گنڈیریاں ہیں، دے دوں؟ پھر پیڑوں کا نام لے کر کاہے کو میرا جی للچاتے ہو؟ گنڈیریاں کھا کر میں نے کیا مکھیوں کی بارات لے کر کبیر والے جانا ہے؟ شربت دل بہار صرف 2 روپے میں ایک اور آ کر چلانے لگا۔ بلی پینا ہے؟ اتنا کثیر سرمایہ تو ہے ہمارے پاس، جوادی پوچھ رہا تھا۔ نہیں یار، وہ کہہ تو رہا ہے دل بہار کے لیے ہے، تم خواہ مخواہ پروگرام نہ بناؤ۔ اتنے میں ان سے کتنی دیر باتیں مٹھارنے والی فقیرنی چلی آئی اور ایک گلاس شربت لے کر یہیں کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر پینے لگی۔ جوادی نے اسے دیکھا تو بولی، اس گلاس کے پیسے دے دینا۔ کیوں؟ میری کمیٹی نکلی ہے؟ توبہ توبہ، کوئی حد ہے کنجوسی کی، 2 روپے نہیں دے سکتے؟ جاؤ نکلو یہاں سے، دے دوں گا 2 روپے۔ نانا ماموں کو ہونے والی بحث کا اندیشہ تھا، اس لیے بول اٹھے، تم نہ بھی کہتے پھر بھی دیتے تو تم ہی لوگوں کو پڑھتے۔ اس نے مزے سے کہہ کر گلاس منہ کو لگایا، بس ذرا سی دیر میں ہی کچا کچ بڑھ گئی۔ اب جوادی نے آنے والے مسافروں کے حلیوں پر نگاہ کی تو چونکے کیا پڑھے لکھے مہذب لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا ہے؟ بس کے سفر کا جنون ان کے دماغوں میں نہیں ہے، ورنہ سفر تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے شبلی نے منہ پیچھے کر کے جواب دیا، وہ اماں جی تھوڑی ادھر ہو جائیں، میرے بچے کو جگہ دے دو۔ ان کے برابر بیٹھی ریشمی بھڑکے والی، جس نے نقاب الٹ رکھا تھا اور جس کا بھڑکا لگتا تھا جسم پر رکھ کر سلائی لگائی گئی ہے، بولی، کدھر ہو جاؤں؟ کوئی جگہ نظر آ رہی ہے؟ دل ملا کر جواب دیا۔ اچھا پھر گودی میں اسے بٹھا لو۔ ایک اپنی گود میں تھا، دوسرا کے لیے وہ ان سے درخواست کر رہی تھی۔ دادی نے بچے کی جانب دیکھا، میں اسے گود میں بٹھاؤں؟ وہ بدکی، ہاں ہاں بچہ ہی تو ہے، وہ ادھر بکریوں کے ساتھ بٹھا دو، اپنوں میں جا کر یہ بھی خوش ہوگا۔ یہ بحث سن کر اشبیل پھر متوجہ ہوا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی بار دادی کو پوتی کی کسی بات پر اختلاف کی بجائے ہنسی آئی تھی، اور اسبات میں سر بھی ہلایا۔ نہ تم کون، میں خواہ مخواہ، عورت نے تنزیہ جملہ کسا، میں ان محترمہ خاتون کا پوتا ہوں، اب تو اعتراض باقی نہیں رہا ہوگا، تم ہی اسے گود میں بٹھا لو۔ اگر آپ اس کا سر منہ دھو کر کپڑے صاف پہنا کر لائی ہوتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ لو تم تو ذاتی معاملات پر اتر آئے ہو، ہم کسی جنج کے ساتھ تھوڑی جا رہے ہیں جو بچے مانچ کوچ کر نکلتے، نہیں بٹھانا تو نہ سی۔ اے سنو جی، یہ کاکے کو اپنی گود میں بٹھا لو جی، میں تو بے مروتوں میں گھری بیٹھی ہوں۔ پیچھے کو منہ کر کے ہانک لگائی۔ سفید اکڑے ہوئے سوٹ والے نے اسبات میں سر ہلایا، تب وہ بچے سے بولی، جا شاباش اپنے ابے کی گودی میں بیٹھ جا، میں تو چاہ رہی تھی ان کے کپڑوں کی استری نہ خراب ہو، پر یہ دنیا ہے ہی بے مروت، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ جوادی شبلی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ابھی بس شہر سے نکلنے بھی نہ پائی تھی کہ پھر رک گئی، اور مسافروں کی ایک نئی کھیپ کے ساتھ مونگ پھلی ریوڑی والے بھی سوار ہو گئے۔ اب ہر طرف سے ریوڑیاں چبانے اور مونگ پھلیاں کھولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دادی ذرا پیسے تو دینا، ہم بھی مونگ پھلی خریدیں گے۔ جوادی کی فرمائش کی دیر تھی، وہ اسی پر سارا غصہ انڈیلنے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب بھی پوچھ رہا ہے کیا ہوا؟ یہاں سے وہاں تک ساری بس کوڑے کا ڈھیر بن گئی، تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اب تو بن ہی گئی ہے، وہ منمنایا۔ خبردار، خاموش ہو کر بیٹھ۔ ویش بیل، پانی پلا مجھے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے میرا۔ او ہو آپا جان، خواہ مخواہ ٹینشن نہ لے، سفر کو انجوائے کرنے کی کوشش کرے۔ شبلی کے برابر بیٹھے نانا ماموں نے مشورہ دیا۔ انجوائے کروں ان چھلکوں کو، بکریوں کو، یا اس بو میں بسی برابر بیٹھی زنانی کو؟ ہاں ہاں اماں، وے اماں تیرے بڑھاپے کا خیال ہے، ورنہ وہ سناتی کہ مرتے دم تک یاد کرتی، آئی بڑی خوشبو میں بسنے والی خانہ خراب۔ ایسے ہی نازک مزاج ہو تو نہ بیٹھتے بس پر۔ چپ کرو نامراد خاتون، تمہیں پتہ نہیں کہ کس سے مخاطب ہو۔ دادی تو اس چیختی چلاتی عورت کو دیکھ کر دبک سی گئی تھی، مگر ان کے پوتے کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ نہ کس سے مخاطب ہوں، یہ کیا گورنر لگی ہوئی ہے؟ گورنر کیا چیز ہے اس کے سامنے؟
बिल्कुल इस मूंगफली के छिलके की तरह। गवर्नर जवादी ने ये कहते हुए इसके हाथ से मूंगफली ले ली। और ये जो दानों भरी मूंगफली तुम कचर कचर खा रही हो ना, अशबीर ने इसके लिफाफे से मुट्ठी भरते हुए बात जारी रखी, इसकी एक फूंक से ये हवा में तहलील हो सकती है। अच्छा? औरत कुछ मुतासिर हो गई, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोली, जिन पीर साहब की बैत मैंने की है, इनसे बढ़कर करामत वाला कोई नहीं हो सकता। वो कौन सा पीर ना हजार है, नाम तो बताओ। अशबील मचला। चुप करो, तुम दोनों क्या बकवास शुरू कर दी है। और जवादी, इधर आ, मेरे से सीट तब्दील कर ले, मैं इधर नहीं बैठ सकती। लो अम्मा जी, ऐसी भी क्या नाराजगी, सफर में तो ये सब चलता है। तो भला अगर ऐसा ना हो तो सफर कैसे कटे। अब खतून ने हाथ पकड़कर बिठाना चाहा, मगर दादी नाक तक भर चुकी थी। जवादी आकर इनकी सीट पर बैठ गया। पहले तो झुककर इसकी झोली में सोए मुन्ने को प्यार से थपथपाया और फिर बोला, अपा कहाँ जा रही है इतनी सर्दी में? क्या घर का आराम आपको पसंद नहीं? पसंद क्यों नहीं, पर इनका अब्बा पट्टी मत चढ़ आया, माँ का प्यार। बस जी, आओ देखा न ताओ, चलो जी अम्मा जी से मिलने चलते हैं। जैसे अम्मा जी का तो चल चलाओ का वेला है ना, अब ना देखा तो फिर सारी उम्र वैन पाते गुजर जाएगी। अच्छा, तो ससुराल जा रही हैं आप? बेतकल्फी से मूंगफली के लिफाफे में हाथ डाला, वो भी ससुराली किसे सुनाने में मगन। कुछ महसूस ही न किया। सास की बेइंसाफियां, डायनो जैसी नंदों की मकारियां, ससुर का जुल्म, जेठ का सितम, क्या ना था इस कहानी में। वो बोलती रही, ये सुनता और खाता रहा, यहाँ तक कि लिफाफा खाली हो गया। मगर तब तक वो एक तजर्बाकार खरांट राजदार सहेली की तरह ऐसे ऐसे उम्दा मशवरों से नवाज चुका था कि अगर वो लड़की होता तो खतून गले लगाकर फिर मुंह चूम कर ही छोड़ती। ऐसे बड़ी जाके काके दे प्योना सबकी ऐसी की तैसी ना करके आई तो मेरा नाम भी परवीन शहजादी नहीं। पढ़े लिखे होने का यही तो फायदा है, कैसे सोने में तोलने के लायक मशवरे दिए हैं मुझे। खतून का स्टॉप आया तो तशक्कुर बड़ी नजरों से जवाद को देखती हुई बस से उतर गई। अशबील बातें ना बनाया कर, पहले ही मेरा जी बड़ा बुरा हो रहा है, ख्वामखा बस पर आ गई। आगे फिर शादी वाला घर, वहाँ भला आराम कहाँ होगा। दादी इसकी बकबक सुनकर कहा, हम आपके साथ हैं, फिक्र न करें, जैसा आराम चाहेंगी मुहैया कर देंगे। तुम नहीं जानते बरादरी वालों को, मुनव्वर की माँ यानी मेरे मामे की बेटी बड़ी ही छंडाल औरत है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। तो दफा करें, क्यों आ गई आप ऐसी औरत के बिलावे पर? जुबान दुरुस्त कर, रिश्ते में वो तेरी दादी ही लगती है और माँ की तरफ से नानी बनती है। आप प्लीज मुझे इन मोहतरम दादी नानी की आदत व फजाइल के बारे में बताएं। आंखों में एकदम से अकीदत की लहर भर आई। क्या बताऊं, वालिदैन की इकलौती लाडली थी, हथेली का छाला बनाकर रखा था। जितना माँ बाप चाहते थे इतना ही दादा दादी भी करते थे। इसी तरह लाडों में पढ़कर जवान हुई थी। तब मैं और ये शौकत जहां एक ही शहर में रहते थे। कहने को तो मेरी और शकीला की माँ की नानी दादी हम उम्र ही थी, मगर हम दोनों बहनें एक दिन नहीं बनी। इसके साथ मिजाज ही ऐसा तीखा लहजा है, ऐसा कारदार हुआ करता था। शकीला की माँ मेरी मरहुमा बहन यानी तेरी नानी, वो तो शकीला ही की तरह बड़ी भली मानस थी, मगर मैं भला आती थी किसी के नखरे के नीचे। फिर इसकी शादी हुई तो पूरे ससुराल को निचार डाला। शोहर ने मुनासिब समझकर अलग घर कर लिया, वरना ये औरत रोज कोई ना कोई फसाद खड़ा करती रहती। हाँ, शौकत का मियाँ ही भला मानस था और तुम्हारे दादा की तरफ से भी इससे कुछ रिश्तेदारी निकलती थी, इसलिए हाल हवाल का पता चलता रहता था और कुछ मिलने जुलना भी रखना पड़ता था। और इसका बेटा मुनव्वर, जिसकी लड़की की शादी पर हम जा रहे हैं, वो भी पूरा बाप पर है, भला मानस, शरीफुन नफ्स। इसके इसरार पर तो मैं शादी में शिरकत के लिए तैयार हो गई, वरना शौकत को मैं क्या समझती हूँ। बात कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी। मुनव्वर साहब के घर का एड्रेस नाना मामू इब्राहिम को मालूम था। बकौल इनके वो पिछले साल यहाँ आए थे। खासी कुशीदा गली जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और इसमें पहला जहाजी साइज गेट जिस पर सितारे बने थे और सितारे की हर शुआ में मुख्तलिफ कलर का पेंट करके घर के हर फर्द की पसंद का एहतराम किया गया था। मुनव्वर चाचा का था। गेट खुला था, आगे आगे इब्राहिम साहब, इनसे पीछे दादी, और फिर सामान उठाए ये दोनों दाखिल हुए। आगे सिर्फ चंद फीट का सहन था जो कि गेट खुलते ही सारे का सारा नजर में आ समाता था। सहन इतना छोटा था कि इस गुफ्तगू के दौरान बरामदा समेत पार हो चुका था, और अब एक खतून जो पता नहीं कौन थी बड़ी मोहब्बत से दादी और नाना मामू को सलाम करने के बाद सामने वाले कमरे में ले आई थी। यहाँ दीवारों पर गहरे सब्ज रंग का पेंट किया गया था। फर्श पर दरी बिछी हुई थी जिस पर लोग दराज और नीम दराज कुछ खाने और कुछ पीने और कुछ सिर्फ कियोले के लिए तशरीफ रखते थे। इन्हें देखकर सभी उठ खड़े हुए, शोर सा मच गया। दादी से मिलने के बाद सब ने इन दोनों के बारे में पूछा और ये जानकर के पोते हैं एक ही बात कही, जवान हो गए हैं।
توبہ تھکا کر رکھ دیا ہے سفر نے، دادی یہ کہتے ہوئے بیٹھنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نظریں دھرانے لگی۔ اب پہلے اماں جی سے تو مل لیں، خالہ جی اس خاتون نے جو انہیں کمرے تک لے آئی تھی، نہ بھی لاتی تو یہ آسانی سے خود ہی آ جاتے، بھٹکنے کا تو سب۔ آ جاؤ تم بھی سلام کر لو، دادی نے ان دونوں سے کہا، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ اس کمرے کے برابر اور اس سے کافی چھوٹا مگر صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ڈبل بیڈ پر شوکت جہاں بڑے جمان تھی، قدموں میں ایک خاتون فرشی دڑی پر بیٹھی ان کے اقوال سے مستفید ہو رہی تھی۔ اماں دیکھے تو لاہور سے خالہ فاطمہ آئی ہے، ساتھ آنے والی نے داخل ہوتے ہی متوجہ کرنا چاہا۔ اچھا آ گئی فاطمہ، میں تو اب امید ہی چھوڑ دی تھی۔ عجیب ناراض سا جتایا ہوا سا انداز تھا جسے دونوں لڑکے نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکے۔ امید ہی چھوڑ دی تھی؟ کیا جنج بوئے پہ آ گئی ہے؟ دادی کے جواب نے دونوں کو خوش کر دیا۔ تم قریبی رشتہ دار ہو، تمہیں تو آ کر ساری تیاری کروانی چاہیے تھی، پر کہاں جی، کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے۔ تیاری کا کیا ہے، وہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، 2 دن ہی میں کر لیں گے۔ اشبیل کو ان کا انداز بولنے پر مجبور کر گیا۔ یہ کون ہے؟ نہایت ناگواری سے اسے سننے کے بعد سوال ہوا۔ پوتے ہیں میرے، دادی اتنا کہہ کر خود ہی تھکے ہوئے انداز میں پلنگ کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ دادی آپ ٹھیک ہو کر بیٹھے۔ جوادی نے جھٹ آگے بڑھ کر تکیہ ان کے لیے سیٹ کیا اور پیر اوپر کر کے بیٹھنے میں مدد بھی کی۔ بڑے فرما بردار ہیں۔ شوکت جہاں اس مظاہرے پر جل سی گئی۔ اچھا تو آ گئی پھپھو فاطمہ، سچی بڑا انتظار تھا۔ اکٹھی 3-4 خواتین نے کمرے میں ہلہ بولا۔ اوہو باہر باہر چلو، میرے کمرے میں جگمٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب یہ باہر آئے گی سب مل لینا۔ شوکت جہاں کے بارے میں جو کچھ سنا آتے ہی سب سچ ثابت ہوگا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، سب کھسیا کر باہر نکل گئی۔ شور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، شروع سے ہی عادت نہیں ہے، پھر ان کے گندے پیر میرے کمرے کی دری بھی خراب کر دی۔ دری کی دھلائی کون سا مشکل ہوتی ہے جی، اگر کارپیٹ ہوتا تو دوسری بات تھی۔ جواد نے یہ کہتے ہوئے کرسی سنبھال لی۔ تم دونوں ادھر کدھر بیٹھ گئے ہو؟ جاؤ باہر جا کر سب لوگوں میں بیٹھو۔ تمہاری دادی نے تو کبیر والا ایسا چھوڑا، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تم کہاں ان رشتہ داروں سے واقف ہوگے؟ اے شوکت، اب کبیر والے کی بھی کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی بہن سب لاہور میں، سسرال میرا پنڈی میں، تو میں کیا انہیں لے کر ادھر آتی؟ دور کے رشتہ داروں سے تو یوں ہی شادی بیاہوں پر ہی میل ملاپ ہوتا ہے۔ لڑکوں کے رشتے نہیں کیے؟ انہوں نے گہری نظروں سے دونوں کو باڑی باڑی دیکھا۔ لو ابھی ان کی عمریں ہی کیا ہیں، پڑھائیاں کر کر کے تھک گئے میرے بچے، اب چند سال سکون کا سانس بھی نہ لینے دوں اور ڈال دوں ویاہ کے چکروں میں، یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا سے انوکھی نرالی دادی ہو اور وہ ان کی مائیں، انہیں بھی کوئی چاہ نہیں ہے؟ جب وقت آئے گا چاہ بھی پورے کر لیں گے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ ننھے کاکے ہوں، ان کے ساتھ کے ہمارے تو 2 بچوں کے باپ بھی بن گئے ہیں۔ مبارک ہو، مٹھائی تو کھلوائیں۔ دونوں نے دلی مبارکباد پیش کی۔ مٹھائی بہت، شادی والا گھر ہے، جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے، شام کو کھا لینا مٹھائی۔ وے لڑکو، ابراہیم کدھر رہ گیا؟ ابراہیم بھی آیا ہے، کمال ہے بھئی۔ اچھا پتہ نہیں شوکت جہاں کو خوشی کا اظہار کرنا کس نے سکھایا نہیں تھا، یہ ان کی عادت تھی ہر بات طنزیہ انداز میں کرنے کی۔ آیا ہے، وہ بھی تھک گیا ہے۔ جاؤ اشبیل، بلا کر لاؤ اسے۔ آہو عمر بھی تو کافی ہو گئی ہے، تم نے بھی بہن ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اپنے منڈے بیاہ دیے، دادی بھی بن گئی، وہ بیچارہ کوارا ہی رہ گیا۔ دادی جانتی تھی شوکت جہاں کو سارے قصے کا پتہ ہے، بس عادت سے مجبور یہ بات کہہ رہی ہے، اس لیے چپ رہی۔ مگر یہ اندازہ ہو گیا یہاں سے واپسی پر بلڈ پریشر کنٹرول میں لانے کے لیے ان کے ڈاکٹر کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ماچس کی ڈبیا جتنے کمرے بنانے کی آخر کیا تک بنتی تھی؟ جواد اس وقت اشبیل کے برابر فرش پر بچھے بستر پر دراز تھا، اور ذرا سے کمرے میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مہمان دراز یا نیم دراز تھے، اور سب ہی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ریسٹ کے ارادے سے لیٹے کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ تقریباً سب ہی ان کے ہم عمر کے 2-4 سال کے فرق سے تھے، اور ان کے لباس اور صورت سے جل کر انہوں نے ان کے خلاف خواہ مخواہ محاذ سا قائم کر لیا تھا۔ راستے میں کھا لینے کی وجہ سے کھانا کم کھایا ہے، اسی پر انہی نوجوانوں نے آوازیں کسی، کیسے شہری ہیں، نہ اتنا تو ہم چکھنے میں ہی کھا لیتے ہیں۔ خاص یہ بات اس وقت زور دے کر کہی جاتی جب لڑکی سالن کا ڈونگا پکڑانے یا گرم روٹیاں دینے کمرے میں آتی۔ دونوں نے بڑی معصومیت سے یہ سارے تبصرے سنے اور منہ سے کچھ نہیں کہا۔ 4 دن ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، اماں خواہ مخواہ اتنے روز پہلے لے آئی، اس نے تو میری جدائی میں رو رو کر حال خراب کر دیا ہوگا۔ وہ جو گردن اکڑائے، آنکھوں کے ڈیلے چاروں طرف گھما گھما کر کسی کا ذکر کر رہا تھا، یہ دونوں اس کے نام سے نا واقف تھے، مگر یہ ضرور جان گئے تھے اصل میں یہ قصہ اس وقت صرف انہیں ہی سنایا جا رہا تھا۔ آہو تیری پڑوس میں تو رہتی ہے، روزانہ تیرے گھر آ کر پتہ کرتی ہوگی، یقیناً یہ اس کا کوئی جگری یار تھا جو ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔
गलत फहमी है आप लोगों की। इन 4 दिनों में इसने कोई बेहतर ढूंढ लिया होगा। जवादी ने करवट बदल कर बड़े आराम से कहा और अशबील ने जोरों शोर से इस बात में सर हिलाते हुए मजीद तबसरा किया। जी हाँ, ऐसी लड़कियां बैक वक्त कई लड़कों को उल्लू बनाने की सलाहियत रखती हैं, बशर्ते कि लड़के उल्लू बनने को तैयार हों। अब सब तो तैयार नहीं होते ना, कुछ हम जैसे काया भी होते हैं, उठती चिड़िया के पर गिनने वाले। वो ऐसी नहीं है। हजरात का मुंह महबूबा के इस अंदाज़े जिक्र और अपनी बेइज्जती पर सुर्ख हो गया। जवाब में दोनों ने कहका लगाकर हाथ पे हाथ मारा और जवादी बोला, वही केस नंबर 11। जी बिल्कुल, और इसका इलाज महबूबा के वालिद की जूतियां, वालदा के कोसने और भाई की चपेड़े और धमकियां। देखो देखो, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। इसने उंगली उठाई। जी नहीं, अपनी सेहत को देखते हुए आपको लिहाज करना पड़ रहा है। दोनों की मुस्कुराहट जैसे चेहरे से चिपक कर रह गई। लाड साहब हो गए तो अपने घर में, हम नहीं किसी से मुतासिर होते। उन्होंने खुद ही फर्ज कर लिया था कि दोनों लाड साहब हैं। सवाए हसीन लड़कियों के, अभी जब एक कजन साहिबा खाना रख रही थी, वो आप ही थे जो बार बार इन्हें इस तकलीफ से बचाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। अशबील ने याद दिलाई और जवादी बोला, यार अब ऐसे भी भांडा न फोड़ो। जब मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो वो लड़की इनकी नकल उतारकर हंस हंस कर दूसरों को बता रही थी और बाकी सब बड़े ज़ौक शौक से सुन और तबसरे फरमा रही थी। तुम दोनों करते क्या हो? लड़कों ने देखा ये दबने वाले नहीं, दबाने वाले हैं और इनकी कायदाना सलाहियतें मुतासिर कुन हैं, तो इनकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बस वही हजरात और इनके जिगरी दोस्त अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे रहे। ये पूछो ब्रदर, हम क्या नहीं करते। वैसे भी बड़े शहरों में सिर्फ एक बिजनेस से काम नहीं चलता, बहुत कुछ करना पड़ता है। कितनी आमदन हो जाती है। ये साहब यकीनन कारोबारी ज़हनियत के मालिक थे, कभी हिसाब ही नहीं रखा। बेनियाज़ना जवाब आया और इस जवाब ने सबको मुतासिर किया। चाय पीने को दिल चाह रहा है, यहाँ चाय किस वक्त मिलती है? शिबली ने पूछा। चाय तो सिर्फ सुबह के नाश्ते के बाद ही मिलती है। असल में इतने लोग हैं, महंगाई का जमाना है, घर वाले जैसे तैसे सबको पूरा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त किचन खाली ही होगा। मैं अपने लिए तो एक प्याली बना ही लाऊं, एक मेरे लिए भी, जवादी ने फरमाइश की। अशबील उठकर किचन में चला आया, जहां इस वक्त धोने वाले बर्तनों का ढेर अबरतनाक मंजर पेश कर रहा था। चाय की पत्ती, चीनी, दूध की तलाश में ही आधा घंटा लग गया। आप इधर? 1-2 शीज़ा चली आई। क्यों? ये रास्ता खाना खराब हो जाता है। वो क्या होता है? और फिर ये तो अमीरों के चोंचले होंगे, हमारे घर में तो सीधे सीधे कमरे हैं। अगर रास्ता दे तो मैं यहाँ से निकलूं, कमरे में जाकर चाय पी लूं। हाँ हाँ जरूर। आहा, इजाजत देते हुए हैरतनुमा चीख मारी। क्या हुआ अब? शिबली बदमजा हुआ। ये कब? इसकी आंखें फैल सी गई। क्या ये अछूत के लिए है? इसने झट स्लेब पर रख दिया। नहीं, ये दादी का है, उन्होंने अपने बर्तन अलग कर रखे हैं। बहुत अच्छे कीमती बर्तन में खाना पसंद करती हैं वो। अब इस कप को देख लें, इसके साथ का कोई दूसरा हमारे घर में आपको दिखाई नहीं देगा। वो तो अपने कमरे में है, मैं इधर वाले कमरे में चुपके से पी लूंगा। वो सारा वक्त अपने कमरे में थोड़ा ही बैठी रहती है और फिर इनके नवासे नवासियां तो जरूर ही शिकायत लगा देंगे। शामत हम माँ बेटियों की आ जाएगी। मैं दूसरा कप धो देती हूँ। 1 नहीं 2 चाहिए। अच्छा जी, 2 ही धो देती हूँ। वो बर्तनों के ढेर से कप तलाश करने लगी। एक निकाला, वो अशबील को पसंद नहीं आया। अब फिर तलाश जारी थी। वे इधर क्या हो रहा है इस टाइम? आवाज ऐसी थी कि लड़की उछली। शिबली तेजी से पलटा और हाथ कप से टकराया। अगले लम्हे मार्बल का सफेद कप और चाय फर्श पर और शौकत जहां की आंखें माथे पर। तुम्हें पता है ये मेरा कप था, इसमें चाय क्यों डाल कर दी? वो लड़की पर गरज रही थी और बरसने को भी तैयार दिखाई दे रही थी। चाय इसने नहीं बनाई थी, मैंने खुद बनाई है और इस कप में अंडेली थी। जी हाँ, मैं तो इन्हें दूसरा कप धोकर देने के लिए इधर आई हुई थी। 2 शीज़ा मिनमनाई ना। मैं पूछती हूँ तुम लोगों की हड हरामियां कब खत्म होंगी? मेहमान खुद बावर्ची खाने में घुसे, जो जी चाहता है पकाते फिरते हैं। तुम लोगों को होश ही नहीं। गुस्सा इस पर था, बर्ड्स लड़की पर रही थी और यकीनन इनके घर वालों पर बहुत रोब था, जबकि लड़की की शक्ल देखने लायक हो रही थी। कहाँ है तेरी माँ? बुला जरा इसे, मैं इसकी तो खबर लूं। ओहो, छोड़े भी ना। आंटी दादी आप देखें, अगर मैंने आपके कप में पी लिया तो क्या हुआ? कोई अछूत थोड़ी है आप, और मेरा ख्याल है आपको कोई खतरनाक बीमारी भी नहीं लगी हुई। अशबील की सोच का ये अंदाज मजीद गुस्सा दिला गया और ये गुस्सा भी सारा का सारा लड़की पर उतरा। इतनी देर में वो दूसरा कप भी बकिया चाय डालकर होंठों से लगाने के बाद दादा के अंदाज में सर हिला चुका था और घर के हर कोने कुदरे से मेहमान भी किचन के सामने जमा हो चुके थे। क्या हुआ नानी जी? एक साहिबा जो जेवरात से लदी फंदी शौक से कपड़ों में मलबूस अभी अभी आई थी, हजूम को चीरती सीधी शौकत जहां तक पहुंची।
کہا تھی نچی، تو دیکھ اس نامراد کو میرا کب تڑوا ڈالا، ہائے ہائے ٹوٹ گیا، اتنا پیارا تھا۔ بڑے مصنوعی سے انداز میں افسوس کیا اور بڑے پیار سے کلائی میں ڈالی سونے کی چوڑیوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں چلی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ شوکت جہاں سے ملتی جلتی شکل یہ یقیناً ان کی دختر نیک اختر تھی۔ ایک سرد سی نگاہ اشبیل پر اور قہر میں ڈوبی اس دوشیزہ پر ڈالی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ ہنگامہ سا، اے خدا کیا ہے؟ جواد صاحب اس وقت تشریف لائے جب سارے مہمان اور میزبان اکٹھے ہو چکے تھے۔ دیکھو تو کچھ بھی نہیں، سوچو تو ککھ بھی نہیں۔ اشبیل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ کپ ٹوٹ گیا ہے اماں جی کا، ان سے ملتی جلتی شکل والی خاتون نے اطلاع دی۔ اچھا تو ساری کھپ کپ کی ہے، لو کپ نہ ہوا سانپ ہو گیا۔ ادھر اس کا مکھڑا بل میں سے باہر نکلا، ادھر دنیا والے دہائی دینے لگے۔ وہ بے حد آئے تو چلو کمرے میں۔ دادی کو شوکت جہاں کے چہرے کے زاویے شرمندہ کر رہے تھے اور غصہ بھی دلا رہے تھے کہ آخر اشبیل مہمان تھا اس گھر میں، کب ٹوٹ گیا تو کیا ہوا، مگر وہ شوکت جہاں کیا جو مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت کر جائے۔ ہاں جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کی نگاہ میری چائے پر ہے۔ ایوی رات کو پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے تو یہاں کوئی ڈاکٹر بھی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں۔ وہ دونوں کمرے میں آئے، پیچھے ہی خلقت بھی چلی آئی۔ ویسے ٹوٹا کیسے ہے یہ کپ؟ وہی زیورات سے لدی پھندی بے پرواہ سی باجی جان صرف مزہ لینے کو پوچھ رہی تھی۔ اشبیل نے ہاتھ میں پکڑے کپ کو دیکھا، چائے ختم ہو چکی تھی، اٹھا کر کے فرش پر دے مارا اور بولا ایسے۔ ہاں ہاں ایک اور نقصان۔ باجی جان کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ بھی بہت اہم تھا؟ اس میں بھی گھر کے کسی اہم فرد کی جان قید تھی؟ وہ نہیں، وہ گھر کا اور کوئی فرد اتنا اہم نہیں، پر تم نے بیچاروں کا نقصان کر دیا۔ آپ کون ہوتی ہیں؟ تعارف تو کرائیں۔ ان کی بے تکلفی اور مزاج کی شوخی کو تولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اشبیل نے سوال کیا۔ لو مجھے نہیں جانتے، میں نچی ہوں، نام میرا نصرت پروین تھا، اب نصرت محمد اسلم بٹ ہے۔ شادی ہو گئی ہے نا میری محمد اسلم بٹ کے ساتھ، دبئی میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے زیور جو میں نے پہن رکھے ہیں خالص سونے کا ہے، دبئی سے بنوا کر بھیجا ہے انہوں نے۔ محمد اسلم بٹ صاحب کی پسند ہر معاملے میں ہی لاجواب ہے۔ شبلی نے زیور کے فضول ڈیزائن اور مسز اسلم بٹ کو دیکھتے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ پسند بھی لاجواب، اللہ نے پیسہ بھی خوب دیا ہے ہمیں۔ اب اس شادی کے لیے ہی میں اٹیچی بھر کر کپڑوں کا لائی ہوں، دن میں 2 3 جوڑے تبدیل کرتی ہوں۔ ہاں بھئی تقدیر کے چکر ہے تو یہ دین محمد کی بیٹی، سارا خاندان جانتا ہے دین محمد کے گھر دن میں صرف ایک بار چولہا جلانے کی گنجائش ہوتی تھی، سال میں عیدوں پر ہی ان لڑکیوں کو نئے کپڑے نصیب ہوتے تھے۔ وہ تو دین محمد کی بہن کو ترس آ گیا، اپنے اچھے بھلے کماؤ لڑکے کے لیے بھتیجی کا رشتہ ڈال دیا اور ان کے بھی دن پھر گئے۔ پتہ نہیں یہ صاحبہ کون تھی جن سے باجی نچی کی شوخی اور شو بازی برداشت نہیں ہوئی، اور وہ سچ جو باقی سب تو جانتے تھے ان کے سامنے بھی اگل دیا، جس پر مسز نصرت محمد اسلم بٹ صاحب شدید غصے میں آ گئی اور گلا پھاڑ کر ان کے ماضی کے اوراق پلٹنے لگی۔ کمرے میں وہ شور ہوا کہ لگتا تھا چھت اٹھ جائے گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آئے ہائے نانی نے کتنا کہا ڈھولک منگوا دے، مگر کہتی ہے مجھے ڈھولک کی آواز پسند نہیں، یوں لگتا ہے ہر تھاپ میرے سر پر پڑ رہی ہے، درد ہو جاتا ہے، بغیر ڈھولک کے گانے میں کیا مزہ آئے گا۔ وہ نوجوان لڑکی جس نے 50 منٹ پہلے چہرے پر بلیچ لگائی تھی اور شاید 50 منٹ ہی لگائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے کے بال ہلکے سنہری ہونے کے بعد اب سفید مائل ہونے کے ساتھ ساتھ کھڑے کھڑے نمایاں سے ہو کر اسے بلیوں کے خاندان کی فرد بتانے پر تل گئے تھے، جبکہ وہ بڑی پر اعتماد گہرے جامنی کلر کے سوٹ کے ساتھ اسی کلر کی لپسٹک لگانے کے بعد کانوں میں ہم رنگ بڑے بڑے جھمکے پہنے ناز و انداز کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ادھر 2 لڑکے سرگوشیوں میں کہہ رہے تھے یہ نجی کے چہرے پر اتنے بال پہلے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہاں نہیں تو تم اسے شیونگ کٹ ہی تحفے میں دے دیتے۔ جواب پیچھے کھڑے جواد کی جانب سے آیا۔ چپ کرو، سن لیا تو برا مان جائے گی، لڑکوں نے بتایا۔ ہماری اکثر باتوں کا لوگوں پر یہی اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے اب ہم نے اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ چلو کچھ گا لیتے ہیں۔ اورنج کلر کے سوٹ والی موٹی کو آواز کا جادو جگانے کی جلدی تھی۔ اسی وقت برآمدے میں دری بچھائی گئی، اس لیے کافی گنجائش نکل آئی تھی، اور کمرے میں جو آوازیں گونجنے لگتی تھی وہ صورتحال بھی نہیں تھی۔ وے کڑیوں کچھ گاؤ بھی۔ شوکت جہاں بڑا خوبصورت سا کڑھائی والا سفید دوپٹہ اوڑھے خوشگوار موڈ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ ان کا موڈ دیکھ کر جوانوں میں خوشی اور جوش کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی جلدی سب دائرے میں بیٹھنے لگے۔ شوکت جہاں کے لیے کرسی رکھی گئی۔ ہماری دادی اور نانا ماموں کدھر ہیں؟ دونوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم تو کسی واقف کار سے ملنے باہر نکلا ہے،
दादी तुम्हारी कमरे में लेटी आराम कर रही है। शौकत जहां के कहने पर वो दोनों उठे और इसरार करके दादी को बाहर ले आए। जवादी ने इनके लिए शौकत जहां की बराबर कुर्सी रखी और ऐसा करते हुए वो ये बिल्कुल नहीं देख सका कि इनके खूबसूरत कढ़ाई वाले दुपट्टे का जो कोना नीचे दड़ी पर था वो अब कुर्सी के पाए के नीचे आ चुका है। दादी आकर कुर्सी पर बैठ गई। कौन सा गीत गाया जाए पर बहस शुरू हुई। जोड़ा पाया तेरी फरमाइश थे। बाजी नुच्छी ने ये गाना याद दिलाया। लड़कियां खी खी करने लगी कि इस वक्त बाजी नुच्छी लाल सूट पहने ही बैठी थी। नारा साडा इश्क है गाते हैं। लड़कों ने मशवरा दिया। नी सूभी तेरी माँ किधर है? शौकत जहां ने अपनी पोती को पुकारा। जी वो वर्ची खाने में है। लड़की मुनमुनाई। हाँ कर रही होगी अपनी मनमानियां। 1000 बार कहा है जो भी पकेगा मेरी मर्जी से पकेगा, पर ये औरत बुढ़ी हो गई, मेरी नहीं मानी। वो गुस्से के आलम में कुर्सी से उठी। चर की आवाज आई। दुपट्टे का कोना इतना फट चुका था कि अब दुपट्टे से अलग होने के करीब था। ये कुर्सी किसने रखी थी? आवाज मारी गम के फट रही थी। इधर दादी बेचारी ख्वामखा हिरसा व पेशमान दिखाई दे रही थी, जबकि वो दोनों बड़ी मासूमियत और इत्मीनान से शौकत जहां के चेहरे के अतार चढ़ा देख रहे थे। नी अजरा, नी सदीका, इधर आओ नी। वो दुख और सदमे के आलम में अपनी बेटियों को बुला रही थी और फिर कुर्सी पर ढह सी गई। आप सुहागन हैं? सफेद दुपट्टा आप पर कहाँ अच्छा लगता है? जवादी ने प्यार से इनके घुटने पर हाथ रखा। सुहागन? इन्हें डंग लगा। वे अब क्या कहूँ तुझे, 15 साल हो गए मुझे बेवा हुए। खूब तरबियत की है फातिमा तुमने पोतों की। हाय मेरा दुपट्टा कितने सालों से संभाल कर रखा था। वो दुपट्टे की खुसूसियत बयान कर रही थी। दादी सर झुकाए बैठी थी। दोनों ने बेख्तियार लब दांतों तले दबाने के साथ साथ आंखें बंद कर ली। कान अलबत्ता खुले थे और किसी जोरदार धमाके के मुंतजिर थे, मगर हैरत सी हैरत, यहाँ तो मुकम्मल खामोशी छाई थी। कुछ देर इंतजार के बाद धीरे धीरे आंखें खुली। डरते डरते शौकत जहां की जानिब देखा। यही वो वक्त था जब वो एक झटके से कुर्सी से उठी और आंधी तूफान की तरह अपने कमरे की जानिब रवा दवा हुई। पर इनके जाते ही हर सू आवाजें ही आवाजें थी। कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों ने पहले एक दूसरे को फिर दादी की जानिब देखा। वो भी इधर ही देख रही थी। इन्हें मतवज्जो पाकर दोनों ने चेहरे पर बिला की मासूमियत तारी कर ली। जवादी ने रकत अमीजा लहजे में कहा, हमारे तो सितारे ही गर्दिश में हैं। अपनी दादी की खिदमत करना चाहिए थी, मगर इसमें भी ऐसा चक्कर चला कि जलजला ही आ गया। छोड़ो भी, शौकी की तो आदत ही ऐसी है। दादी धीरे से गोया हुई तो वो दोनों उछल पड़े। कम से कम इस वक्त वो दादी से ऐसी सपोर्ट की तवक्को हरगिज नहीं कर रहे थे। बड़ा प्यार था अम्मा जी को अपने इस दुपट्टे से। शौकत जहां की बड़ी साहबजादी बड़े जताते चबाते अंदाज में आकर इतला दे रही थी। लगता है दादी शौकत जहां बहुत ही प्यार करने जान छिड़कने वाली शख्सियत है। मैंने चाय के कप को हाथ लगाया, इतला मिली ये इनका प्यारा कप है। दादी इनके बिस्तर पर बैठने लगी। मामला गंभीर सा हुआ। मेहमान इनके कमरे में गए, इन्हें दरी का ख्याल आ गया। और अब ये दुपट्टा, सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ही मोहब्बत बड़ा दिल 2-4 और भी सीनों में धड़कने लगे तो दुनिया में तूफान बेपा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लग रहा है तुम अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो। इन्हें गुस्सा ही तो आ गया और अब बराबर में इनके हमायतों की लाइन लग चुकी थी। इनकी हर बात पर सबसे ज्यादा तारीफ तरबूजे जैसा सर हिला हिलाकर इनके शोहर नामदार कर रहे थे। जिंदगी में हमेशा से सास के जूते की नोक पर रखा था, मगर वो इस पर भी खुश थे कि चलो नोक तो मुयस्सर है ना, शर्मिंदगी की क्या बात है। 2 रुपए मार लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से दुपट्टा जख्मी हुआ था। ये फटे कपड़ों पर सिलाइयां लगाकर हम नहीं पहना करते, हमारे घर का रिवाज नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये हमारे घर का रिवाज है। जरा सी बात तुम घर को बीच में ले आई। दादी फातिमा बेगम साहिबा अचानक ही जोश में आ गई, वरना तो जब से आई थी लब सिए ही बैठी थी। मुनव्वर हुसैन दुल्हन के वालिद शौकत जहां के साहबजादे दोनों फड़ाकीन के बीच में आ गए और हाथ जोड़ जोड़ कर दोनों से ही अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांगने लगे। दादी और ये दोनों तो पहले भी दूसरे फरीक के मुकाबले में धीमे थे, अब मुनव्वर साहब पर तरस खाकर चुप हो गए। मगर शौकत जहां की साहबजादियां खामोश होने में नहीं आ रही थी और इनके पीछे खड़े बाकी के रिश्तेदार लुत्फ लेने को जमा हो गए थे। ऐसी रौनक भला ढोलक और गानों से लग सकती है? जवादी ने नुसरत मोहम्मद असलम भट्ट के कान के करीब सरगोशी की थी और वो कहका लगाकर, नी चुड़ैल, नी फितनी, तेरी दंदिया किस बात पर निकल रही है? हमें तकलीफ में देखकर तू और तेरी माँ हमेशा इसी तरह खुश होते रहे हो। तोपों का रुख इधर मुड़ गया। नुसरत कौन सा काम थी? खम ठोंक कर मैदान में उतर आई। अशबील ने इधर उधर देखा
मशीन का डब्बा उठाया और पूरे जोर शोर से बजाने लगा। अराकीन ने अपने हमले रोककर हैरत से इसे देखा, जो अतराफ से बेनियाज नहायत तसल्ली से ये मशीन को ढोलक की तरह खूबसूरती से बजा रहा था। और फिर सब आहिस्ता आहिस्ता खिसक गए। इनके जाते ही जवान पार्टी फिर दड़ी पर आ बैठी और यूं गीत गाए जाने लगे जैसे अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई बदमज़गी हुई ही नहीं थी। खालाजान, आप अम्मा और मेरी बहनों की किसी बात का बुरा न मानना। सच तो ये है, मेरी बहनें लड़ाई झगड़े के बगैर रह ही नहीं सकती। जहाँ भी जाती हैं झगड़ा जरूर उठाती हैं। मुनव्वर हुसैन और फिर इनकी बीवी भी दादी के पास आ बैठी। जवादी को प्यास महसूस हुई। वो उठकर किचन में गया। 3 लड़कियों को सर झुकाए कामों में गर्क पाया। क्या आपको हल्ला गुल्ला गाना शाना मना है? जी, हम घर वाले हैं ना। मेरा नाम सूबी है। जब आपके भाई से चाय का कप टूटा था, मैं ही किचन में थी। ये मेरी बहन रफिया और ये जो बर्तन धो रही है ये सादिया है। इन्हीं की शादी हो रही है। हाँ ठीक, आपके यहाँ ये रस्म चली आ रही होगी। दुल्हन को बर्तन मंजवाने में ताक कर दो ताकि ये जाकर दूल्हे को भी मांझ कर रख दे। पता नहीं जी। सूबी के लबों पर उदास सी मुस्कुराहट दौड़ गई, जो जवादी की तेज नजरों से छुपी नहीं रह सकी। इतनी उदास क्यों हो? लड़कियां तो पराया धन होती हैं, इन्हें एक ना एक दिन जाना होता है। 1-2 रोज बाद तुम भी नफासत पसंद दादी को अकेला छोड़ कर के ही दूर चली जाओगी। बस रहने दे भाई, आप शायद किसी काम से आए हैं। इसने बात बदल दी। हाँ, पानी का 1 गिलास मिल जाएगा, अगर वैसे बदले में देने को मेरे पास आधी सल्तनत तो नहीं है। हाँ, जिंदगी गुजारने के सुनहरी गुण है। 1100 बयान फरमा सकता हूँ। सूबी बाजी, ये चावल है और ये ऑयल का डब्बा। 15-16 वर्ष के 2 दुबले पतले संजीदा सूरतों वाले लड़के सामान से लदे भंदे थके थके से चले आए। ये यकीनन तुम लोगों के भाई हैं? जी हाँ, ये दोनों हमारे भाई हैं। सूबी ने बताया। माँ सदके, मुझे बुला लेते। कितना सामान अकेले उठा ला रहे हो? किस तरह चेहरे का मुला कर रह गए हैं। दादी को टूटे कप फटे दुपट्टे का गम ले बैठा, वरना वो अपने जिगर गोशों को इतना सामान उठाने देती। ये चावल कम से कम 10 किलो तो होंगे। आप कौन हैं? बड़े वाले ने पूछा। इस कमरे में बड़े भांत भांत के मेहमानों में से एक हूँ। रिश्ते में कजन होता हूँ आपका। बहुत दूर वाक़या एक शहर बेमिसाल से तशरीफ लाया हूँ। बातों के दौरान हाथ बढ़ाकर सामान ले लिया और मेज पर रख दिया। आपका नाम क्या है भाईजान? बड़े वाले ने पुरशौक अंदाज में इसका जायजा लेते हुए पूछा। वालिदैन ने जवाब रखा है, शिबली मुझे जवादी और मोहल्ले वाले फसादी कहते हैं। अच्छा, अब तो यहाँ मौजूद सभी हाजिरीन की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई थी। पानी का गिलास लेने के दरिया पर चले गए थे। शिबली इतनी देर की गैर हाजिरी बर्दाश्त नहीं करता। चला आया। ये अशबी उर्फ शिबली उर्फ बिल्ली है। सूबी पर नजर पड़ी, कुछ ठटका और बोला, बर्तन धो कर जिगर जिगर चमकाना क्या आपकी हॉबी है? नहीं जी, मेरी हॉबी भला बर्तन धोना क्यों होने लगी? ये तो मजबूरी है मेरी। और इसके साथ सबके सब उदास दिखाई देने लगे। कमाल है, लोग हंसी खुशी पहाड़ खोदकर नहरें निकाल लेते हैं और आप हैं जरा से बर्तन क्या धोने पड़ गए। चेहरे पर 12 बजने लगे। सिर्फ ये बर्तन ही नहीं धोए, अभी और भी बहुत सी काम बाकी हैं। अगर काम करना इतना ही दोबर लगता है तो ना बुलाते इतने रिश्तेदारों को। ये बात नहीं है। अफसोस तो इसलिए होता है कि जब हमारी फूफियों के यहाँ कोई फंक्शन होता है, सारा काम हमारे और हमारे अम्मी के सर होता है। और आज जब हमारे घर शादी है, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। दोनों ने कुछ सोचा, फिर अशबील बोला, अभी क्या क्या काम बाकी है? बर्तन धोकर आलू प्याज छील काट कर भून कर रखेंगे ताकि सुबह नाश्ते में भुजिया तैयार की जा सके। आटा गूंदना है और किचन की सफाई भी बाकी है। चलो छोड़ो, ये तमाम काम भी होते रहेंगे। कैसे छोड़ दें? वो किचन से जाने को तैयार नहीं थी। हम तरकीब नंबर 12 लड़ाने लगे हैं और आप लोग एवं जरा जरा से मसलों को दिल पर न ले। शादियों वाले घरों में अक्सर रिश्तेदार पुरानी दुश्मनियां निकालकर पासे लगकर बैठ जाते हैं। हमने पहले भी ऐसे अड़ियल रिश्तेदारों का इलाज किया है, अब भी करेंगे। फिर उन्होंने अंदर कमरे में आकर, जहां इस वक्त रिश्तेदारों की कसरत मौजूद और इनके और दादी शौकत जहां के साथ होने वाले ताज़ा तरीन हादसे पर तबसरे फरमा रही थी, ऐलान कर दिया, पर्ची पर्ची कौन खेलेगा? ऐसी शानदार पर्सनैलिटी वाले हंसमुख बड़े शहर में रहने वाले कजन लड़कियां भला इनकार कर सकती थी? पर्चियां उन्होंने खुद ही लिखी और चूंकि खेलने वालों में लड़कियों की अक्सरियत थी तो अब पर्ची पर 10 मिनट में बर्तनों का ढेर धो डालो, 20 मिनट में आलू काटे। पर सर तस्लीम खम करती हंसी खुशी किचन की जानिब जा रही थी। काम करने वालियों का हौसला बढ़ाने, नए नए दिलचस्प चुटकुले छोड़ने को ये भी साथ थे। और फिर हंसते खेलते बर्तन भी धुल गए, आटा भी गूंदा गया, बाकी के सारे काम भी निपट गए।
सूफी मुस्कुराहट छुपा के दुपट्टा मुंह के आगे किए खड़ी थी और दोनों भाइयों का बस नहीं चला था कि अभी इनकी शागिर्दी इख्तियार करने की दरखास्त कर डालते। चलो जी, अब बाकी कल खेलेंगे। वैसे आप सब अमूरे खानादारी में किस कदर एक्सपर्ट हो, मिनटों में सब कुछ स्मेट स्मार्ट दिया। असल काम तो मैंने किया है, इतने आलू प्याज सिर्फ आधे घंटे में काटे हैं जी, और बर्तनों का ढेर तो जैसे आपो आप धुल गया है, और वो जो ढेर आटे का मैंने गूंदा है। इनमें बहस शुरू हो गई थी। दोनों सोने के लिए कमरे में आकर लेट गए। दिन बेमकसद हरगिज नहीं गुजरेंगे, यहाँ भी हमारे करने को बहुत कुछ है। दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। आसपास लेटे नौजवानों के कान गधे के कानों की तरह खड़े हो गए थे, मगर फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। ये क्या सरगोशियां कर रहे थे दोनों? कुछ हमें भी तो बताओ। आखिर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो एक साहिब चला उठे। आपके मतलब की बात नहीं है, आराम से आंखें मीचे और ख्वाब में किसी हसीना के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाए। अब क्या पींगे बढ़ाएं, शादी को भी 4 साल होने लगे हैं। सारे अरमान खाक में मिल चुके हैं। अब तो बस एक बीवी और 2 बच्चे हैं और हम हैं। तो क्या आप अब तक कवारा ही रहना चाहते थे? भाईजान, कभी कभी हकीकतों पर भी खुश हो लेना चाहिए। अब यही सोच लें कि आपकी बीवी बच्चों को लेकर मेके चली जाए, वहाँ जाकर तलाक का मुतालबा कर दे, आप एक बार फिर अकेले हो जाए, तो क्या ये अच्छा होगा? कुछ सोच समझ कर बोलो, ये कैसी बातें कर रहे हो? जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो कुछ मुयस्सर है इसी की कदर करें। वक्त की आवाज को सुने, जो ये कहते हैं कि अब हम पहले की तरह छेल छिले नौजवान नहीं रहे, एक जिम्मेदार इंसान बन चुके हैं। इन जिम्मेदारियों को पहचानना और इनसे उकताहट महसूस करने की बजाय इनसे मोहब्बत कीजिए। अरे भाई, आप तो अच्छे खासे संजीदा इंसान हैं, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। किसी और ने उठकर तारीफ की थी। जहाँ संजीदगी की जरूरत हो वहाँ हम संजीदा हो जाया करते हैं। पछता रहा हूँ मैं यहाँ आकर, नाना मामू बूढ़े बूढ़े मुंह बनाकर दादी से कह रहे थे। ये दोनों भी करीब ही बैठे, सुबह की वालदा से पूछकर सौदा सलफ की लिस्ट तैयार कर रहे थे। सारा दिन हाथ पर हाथ धरे जो बैठे रहते हो। अब इन दोनों बच्चों को ही देख लो, आते ही गुल मिल गए हैं और अंदर बाहर के काम भी अपने जुम्मे ले रहे हैं। दादी ने शायद जिंदगी में पहली बार इनकी तारीफ की थी और सूबी की वालदा यानी शौकत जहाँ की बहू कहने लगी, चचा मियाँ, अगर हमसे खातिर खिदमत में कोताही हो रही हो तो माफ कर दे। असल में अकेली मेरी जान है और ये सब देखने वाली या मेरे साथ बच्चियां हैं। बड़ी वाली की शादी है, इससे मैं ज्यादा काम करवा नहीं रही, बस ये छोटी ही मेरे साथ लगी हुई है। रात तो आपकी फैमिली की हर लड़की ने बढ़ चढ़कर काम में हिस्सा लिया। अशबील ने तरीफी अंदाज में कहा तो करीब खड़ा शौकत जहां का पोता हंसने लगा और किस तरह सबने काम में हिस्सा लिया था इसकी तफसील भी बता दी। सुनकर सबके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। दादी बोली, अच्छा है, ऐसी बेहिस निकम्मी लड़कियों से इसी तरह काम लेना चाहिए। अभी बातें हो रही थी कि नुसरत असलम भट्ट एक नए काम से भरा सूट पहने साथ में मैचिंग ज्वेलरी सजाए चली आई। परांदे के फंदे से हाथ में थे जिन्हें वो हाथ के पंखे की तरह झुला रही थी। इन सब के करीब कुर्सी रखकर बैठ गई और बोली, कैसा है मेरा सूट? ये मेरे मियाँ ने खुद डिजाइन करवाकर बाहर से बनवाकर भेजा है। माशाल्लाह, आपके मियाँ को तो डिजाइनर होना चाहिए। शख्सियत को सामने रख कर डिजाइन करने के आदी मालूम होते हैं ये भट्ट साहब। हाय, पहली बार किसी ने इन्हें भट्ट साहब कहा है, कसम से इतना प्यारा लगा है। कौन कहने वाला है? शिबली आराम से सवाल किया। जवाब में कहका पड़ा, फिर बोली, देखा दादी अपने पोते को कैसे कैसे मजाक करता है। ए बेटी, इन्हें हर एक से हंसने बोलने की आदत है। मैं पहले से कह देती हूँ, इनकी किसी बात का दिल पर मत लेना। नहीं नहीं, मैं तो खुद बड़ी हसूर बड़ी जिंदा दिल हूँ। मियाँ मेरा है कुछ सरियल मिजाज का, मगर मैंने भी सोच लिया इसे अपने रंग में रंग के ही दम लूंगी। चने की दाल कितनी लिखूं आंटी? जवादी शायद पूरी तरह लिस्ट बनाने में ही गर्क था। 3 किलो लिख लो, इतना ही गोश्त भी लिख लो। पर नहीं, 3 किलो गोश्त कम पड़ जाएगा, जिसके हिस्से में कम बोटियां आएंगी वही बातें बनाएगा। आंटी पर तरह तरह की फिक्रें सवार थी। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप गोश्त की बजाय कीमा डालें। बस 4 किलो दाल, 1 किलो कीमा, वो भी हड्डी वाला, ताकि खाने वाले को सबूत मिल सके वो खाली दाल नहीं कीमा दाल खा रहे हैं। मुनव्वर अंकल चूंकि तरीफी बल्कि बेहद तरीफी अंदाज में मशवरे देते लड़के को देखा और असबात में सर हिलाते हुए बोले, बेटा मेरे लड़के तो अभी छोटे हैं, भांजे हाथ बटाने को तैयार नहीं। अगर तुम लोग साथ दो तो ना सिर्फ काम आसानी से निपट जाएगा बल्कि बहुत बेहतर तरीके से भी हो जाएगा। क्यों नहीं, हमें बिल्कुल कोई एतराज नहीं। यूं भी शादियों को बखैर आफियत निपटा देना हमारे बाएं हाथ का काम है। मोहल्ले में बड़ी शादियां निपटाई हैं और दूल्हा दुल्हन से ज्यादा मुबारकबादें कबूल की हैं। तो बस बेटा, ये तो तुम्हारी बहन की शादी है, पूरे अतमाद से काम करो।
शौकत जहाँ को पता चल गया तो बहुत एतराज करेगी, दादी जान ने याद दिलाया। बस अब क्या कहूँ खाला, अम्मा की तो आदत ही ऐसी है। मगर मेरी अकेली जान और इधर घर का इंतजाम देखने वाली ये मेरी बीवी, जिसके किसी काम से अम्मा सारी उम्र खुश हुई। मुनव्वर अंकल के बड़े बेटे तनवीर के साथ दोनों जाकर सौदा ले आए और सुबह से कह दिया दाल कीमा खूब मसाला डालकर पकाना, मगर ऑयल फिलहाल इस्तेमाल न करना। ऑयल के बगैर क्या अच्छा लगेगा। अरे लड़की, हर बात में एतराज मत करो, हमारा मतलब है पकाने के बाद ऊपर से ऑयल गर्म करके डाल देना, कम इस्तेमाल होगा और देखना सब कैसे खुश होकर खाएंगे। इसने इस बात में सर हिला दिया। क्या ख्याल है आज लड़कियों में आटा गूंदने और रोटियां बनाने का मुकाबला न करवा दे? अशबील ने जवादी से मशवरा चाहा और सूबी तेजी से बोली, प्लीज करवा दे, यहाँ किसी को तंदूर की रोटी पसंद नहीं और रोटियां बना बना कर मेरे बाजुओं में दर्द रहने लगा है। ए सूबी, अम्मा जान कब से दूध पत्ती मांग रही है, तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंग गई। कमबख्तो, इस घर में रौनक और बरकत मेरी माँ के वजूद में, और तुम लोग हो कि कदर ही नहीं करते। सारे काम छोड़कर 2 कप दूध पत्ती के भेज दो और मेरे वाले कप में चीनी जरा ज्यादा डाल देना। और ये तुम लोग खाला फातिमा के पोते, तुम इधर किचन में घुसे क्या कर रहे हो? बड़े मशकूक से अंदाज में इधर मतवज्जो हुई। हम ये कह रहे थे ऐसे मौकों पर फूफियां तो बड़ी आगे आगे होती हैं, क्या आपकी कोई फूफी जानी नहीं है? तो आगे आगे ही है, अब इस उम्र में लुडिया डालने से तो रहे। पहली भतीजी की शादी है और हमारी भाभी से इतना ना हो सका, हल्की सी झुमकियां ही नंदों को बनवा देती, खाली जोड़ों पर टरखा दिया, वो भी ना किसी काम के। फूफो ये दूध पत्ती, वो यही कुर्सी डालकर किचन के दरवाजे में बैठ गई और भावच के गुनाह गनवा रही थी, जब सूबी ने ट्रे में रखकर इनकी जानी बढ़ा दिया। ओहो, तुम्हें दूध पत्ती की पड़ी है, देख नहीं रही वो कितनी दुखी लगती है, जमाने ने बहुत सताया है। दोनों ने ये कहते हुए कप उठाकर लबों से लगा लिया। उन्होंने देखा मगर ख्याल नहीं किया, इस वक्त पसंदीदा मौजू यानी भावच की बुराइयों का दौर चल रहा था। कोई आधे घंटे तक वो नॉन स्टॉप बोलती रही, फिर इन दोनों ने ही रास्ता छोड़ने की दरखास्त की कि बाहर इनके नाम की पुकार पड़ रही थी। चल सुबी, अब जल्दी से 2 कप दूध पत्ती के बना दे, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मगर फुफ्फो, दूध तो खत्म हो गया है। उन्होंने सूफी की बात सुनी, रुकी नहीं, सीधा नुसरत मोहम्मद असलम भट्ट के पास आकर ही दम लिया, जो कमर से दुपट्टा बांधे कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना पर डांस करने वाली थी। इस रोज सालन में मिर्च मसाले खासे तेज रहे, मजेदार भी लगा मगर एतराज भी उठे और खाया भी कम गया। इसकी वजह से खासी बचत हुई। दोपहर को लड़कियों में रोटियां बनाने का मुकाबला हुआ, जो अजीजी कोसर परवीन, जो कि सूबी की बड़ी फूफो की साहबजादी थी, ने 40 रोटियां बनाकर जीत लिया। सजा के तौर पर हारने वालियों से 20-20 रुपए वसूल किए गए और रात को करीबी पार्क जाकर गोलगप्पे खाने का प्रोग्राम बना। अरे कैसे मॉडर्न और जिंदा दिल लड़के हैं। हमारे बाकी कजन देख लो, कभी ऐसे प्रोग्राम बनाने का ख्याल नहीं आया। रात के खाने के बाद पहले तो गीतों की टांग तोड़ी गई, फिर कुछ शौक संग हसीनाओं ने नाच के नाम पर अपनी टांग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद सब पार्क सुधारे। सर्दी के मौसम में जवान गर्म खून वो कह के उबड़े, ऐसा मजा आया कि पहले कभी ना आया था। सब मेहमान लड़के लड़कियां जमा थे और किसी जलसे जुलूस का गुमान हो रहा था। सभी खुश थे, हंस बोल रहे थे। खामोश थी तो सूबी, तनवीर और इनके दोनों छोटे बहन भाई, जबकि बड़ी वाली माइयों बैठी होने की वजह से आज की पिकनिक से महरूम रह गए थे। खानदान में कितने ही लड़के हैं मगर इनके जोड़ का तो कोई क्या होगा, इनके सामने तो किसी गिनती शुमार के काबिल ही नहीं लगती। हाय, अगर ये मुझे पसंद कर ले तो जिंदगी बदल जाए, मगर कौन? यहाँ आकर खुद से सवाल होता, फिर जवाब आता, दोनों ही लाजवाब हैं। जो भी पसंद कर ले कबूल है। ये आवाज इन लड़कियों के दिलों की थी जो अभी निकाह मंगनी के झंझट से आजाद थी और यहाँ आते हुए जिनकी अम्माएं बार बार समझा के लाई थी, अच्छे कमाने वाले रिश्तेदारों को खास लिफ्ट कराना है। जिनके लड़के निकम्मे लफंगे हों, इनकी अम्माओं से भी दूर दूर रहना है। एवी पसंद कर लिया तो मुसीबत आ जाती है। सिफारिशें भी बरादरी से डलवाती है, ना करो तो बरादरी नाराज। बस एक सियापा है इस खानदान का। और अब जो दो काबिल, खूबरू, पढ़े लिखे, मुहज्जिब, जिंदा दिल जवान नजर आए तो लड़कियां बाकी के तमाम लड़कों को नजरअंदाज करने लगी। हालांकि इनकी आमद से पहले कई एक रिश्तों की उम्मीद बन चुकी थी और बहुत सी लड़कियों को अपने सेहरे के फूल खिलते नजर आने लगे थे। हाय अल्लाह जी, कितनी सर्दी है। कोसर ने आइसक्रीम खाने के दौरान अशबील से करीब होकर बड़े सुर में कहा था, होड़ खाओ आइसक्रीम, जब जुकाम होगा फिर अम्मा की जूतियां खाना, बदन को गर्मी मिलेगी और दिमाग भी बड़ वक्त से ही फैसले करने के काबिल हो जाएगा। मैं तो अम्मा की इतनी लाडली हूँ, मुझे तो आज तक उन्होंने उंगली से भी नहीं छुआ।
अटला कर इतला दी गई। बड़ा गलत किया है तुम्हारी अम्मा ने। क्यों? एमी ख्वामखा वो खफा नजर आने लगी। देख, कमीनी मौके से फायदा उठा रही है। दो और हसीनाएं सरगोशी में कहती कौसर को नजरों ही नजरों में कच्चा चबाती करीब आ गई। क्या बातें हो रही थी बाजी कौसर से? एक ने बाजी पर जोर देकर बज़ाहिर खुश दिली से सवाल किया। ये बता रही थी आप इससे पूरे 2 साल बड़ी हैं, मगर फिर भी इसे बाजी कहती हैं। कौन? मैं बड़ी हूँ? नी काकी तो देखो झूठ बोलती है, हया नहीं आई तुझे? रास्ते ही में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तेज कदम उठाते इस टोले से जरा आगे निकल गए। जवादी दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया और अश्विन ने यूं ही छत की राह ली। अभी ऊपर पहुंचने में 3-4 सीढ़ियां बाकी थी जब आवाजों से अंदाजा हुआ ऊपर कोई मौजूद है। अब वो दबे कदमों आगे बढ़ा, दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला तो खुलता चला गया। अब इसके सामने मगर इधर पुष्ट किए एक लड़की खड़ी थी और इसके मुकाबिल एक लड़का था जिसका चेहरा उधर था, मगर अशबील मध्यम चांदनी में इसे पहचानने से कासिर था। जो ही लड़के की निगाह इस पर पड़ी वो तेजी से पलटा और पड़ोसियों की छत की तरफ बढ़ने लगा। तब लड़की ने रुख फेरकर अशबील की जानिब देखा। अरे सादिया! मायो बैठने वाली चंद रोज बाद दुल्हन बनने वाली लड़की को एक गैर लड़के के साथ छत पर देखकर यकीनन धक्का ही लग सकता था। अशबील भाई प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, दादी तो मुझे जहर दिलवा देंगी। तो आप जहर नोश फरमाने वाले काम क्यों करती हैं? लहजे में खुद ब खुद ही तंज का रंग उतर आया। लड़का जो दीवार फिलांगने लगा था रुक गया, फिर इनकी जानिब बढ़ने लगा। अशबील भाई, ये जमील है, मेरी खालाजाद और कभी मेरा मंगेतर भी था। अब यकीनन अशबील को चूकना था। मैं जिस रोज से आया हूँ तुम्हें तुम्हारे बहन भाइयों को खामोश और उदास दिखा है। क्या इसके पीछे कोई कहानी है? वो वहीं एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। जी हाँ, ये कहानी हर इस दिल को उदास कर सकती है जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करते हैं। अब के लड़का इसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। नहीं अशबील भाई, अब भला क्या हो सकता है? कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहमान आ गए हैं, मैं मायूं बैठ चुकी हूँ। आज तो बस आखिरी मुलाकात के लिए छत पर आई थी। मायूसी कुफर है और हमने तो बूहे से बराते वापस लौटाकर अपने वालिद से जूतियां खाई हैं। एक बार और सही, तुम लोग मुझे कुछ बताओ तो। इन दोनों ने घंटा भर लगाकर मिलजुल कर जो स्टोरी सुनाई, इसका लुबे लुबाब ये था कि जमील सादिया का खालाजाद था। एक ही गली में घर थे, बरसों का आना जाना था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पिछले साल जब दादी शौकत जहां अपनी बड़ी साहबजादी के यहाँ गुजरांवाला गई तो सादिया की वालदा ने मौका देखकर शोहर से जमील के लिए बात की और ये ख्वाहिश जमील के साथ साथ जमील की वालदा की भी थी और इन दोनों की बात पक्की कर दी। मुनव्वर अपनी कम आमदनी और बड़े कुंबे से परेशान थे। 3 बेटियां भी फिक्र में मुब्तला। वो देख रहे थे इनकी बहनें बेटों वाली हैं, मगर वो इनकी बेटियां लेने पर तैयार नहीं। वालदा की गैर मौजूदगी में उन्होंने जमील के रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जमील की वालदा ने सादिया को अंगूठी भी पहना दी। 1 माह बाद शौकत जहां वापस आई, अपनी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला हो जाने पर तूफान उठा दिया। मुनव्वर का ख्याल था अम्मा कुछ दिन गुस्सा करेंगी, फिर आखिर मान ही जाएंगी, मगर पता नहीं क्यों वो ऐसा सोचते हुए माँ की जिद्दी तबीयत को भूल गए थे। जमील सादिया की खाला इफ़त का बेटा था। एक तो रिश्ता इनके राय के बगैर हुआ, दूसरा वो भी बहू के खानदान में। ये तो किसी तरह काबिले कबूल था ही नहीं। जिन लोगों को जूती की नोक पर रखा, अब इस घर के लड़के को दामाद बना लो, वो या सर पर बिठा लो। नामुमकिन, ऐसा तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता। मुनव्वर, तू किसी खुशफहमी में मत रहना, जहर दे दूंगी पोती को, मगर इन लोगों के सामने सर नीचा नहीं होने दूंगी। अम्मा, वो तो बड़ी चाव से रिश्ता डालकर सादिया को अपना रहे हैं, नीचा दिखाने की कोई बात है ही नहीं। मुनव्वर दबी जुबान में समझाने की कोशिश करते। अरे घूमर काट के उल्लू, तुझे क्या पता, जिस घर में बेटी दे दी सर तो फिर खुद ब खुद ही नीचा हो गया। फिर उन्होंने सादिया के लिए इधर उधर रिश्ते के लिए भी कह दिया। जमील इसी मोहल्ले में तो रहता था, जिससे भी रिश्ते के लिए कहती वही हैरान होकर कहता, क्या खाला के हाथ से इसका रिश्ता खत्म हो गया? हाँ, खत्म कर दिया मैंने। वो लोग हमारे जोड़ के है ही कहाँ, ये तो हमारी शराफत, हमने इस घर की बेटी को बहू बना लिया। अब ये लोग हमारी ही बेटी पर नजर रखने लगे हैं, आंखें ना निकाल दूं मैं इनकी। और ऐसे ही इत्फाकन अपनी एक मिलने वाली के यहाँ इनकी मुलाकात पुराने जानने वाली सलामत खतून से हो गई। सलामत खतून की तो चलता पुर्जा टाइप माली हालत पतली थी। 3 बेटे थे, तीनों ही वजबी सी तालीम याफ्ता और वजबी ही शक्ल सूरत के मालिक। शौकत जहां ने इस इत्फाकिया मुलाकात के बाद इनसे 2-3 मुलाकातें की और आखिरकार किसी से मशवरा लिए बगैर ही सादिया की बात पक्की कर दी।
منور نے ان کی غیر موجودگی میں رشتہ تو بیوی کے بھانجے سے کر دیا تھا، مگر جب ماں کو دیکھا تو پھر وہی بچپن سے دل میں جو ماں کا روب تھا وہ غالب آنے لگا، اور جب تینوں بہنوں نے بھی لن تن کی اور ماں کے جوڑے رشتے کو ہر لحاظ سے مناسب قرار دیا تو انہوں نے ہمت ہار دی۔ عفت بہت روئی، مگر منور نے کہہ دیا، ساری عمر اماں کی مانی ہے، اب اس عمر میں آ کر میں کس طرح ماں کو ناراض کر دوں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے، اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آپا کے گھر چلی جائے گی اور میں مرتے دم تک میری شکل نہیں دیکھیں گی، اور تم بھی فضول میں ضد لگا کر مجھے ماں کا گناہگار نہ کرو۔ جو رشتہ انہوں نے لگایا ہے وہ بھی مناسب ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار بتا رہے ہیں اور کافی سادہ سے لوگ ہیں۔ جب منور ہی کے پاؤں اکڑ گئے تو پھر ماں یا بیٹیاں سوائے رونے دھونے کے کیا کر سکتی تھی؟ جمیل صرف میری محبت اور پھر منگیتر ہے، اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی۔ وہ آنسوؤں کے درمیان اشبیل کو ساری کہانی سنا رہی تھی۔ دادی شوکت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہیں، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے بہت افسوس تھا اور اس عورت کی ضد پر حیرت بھی تھی۔ نیچے آیا تو جوادی شوکت جہاں کے کمرے میں اپنی دادی کے بستر میں گھسا بیٹھا تھا اور کمرے میں ایک ناراض سی فضا کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ پھر کوئی معصوم سا نقصان؟ اس نے کرسی سنبھالی۔ میں بتا رہی تھی تمہارے بھائی کو کہ ہمارے ہاں جوان لڑکے لڑکیوں کا یوں رات گئے گھر سے مکھول ٹھٹھے کے لیے نکل جانا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ آگے سے مجھے اس کے فوائد گنوا رہا ہے۔ اچھا، مگر آپ کے گھر کے کسی لڑکے لڑکی نے ہم سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا؟ کیا آپ نے اپنے خاندان کے طور طریقوں سے انہیں بھی آگاہ نہیں کیا؟ اشبیل کے سوال پر جھلا کر انہوں نے دادی کی جانب دیکھا اور بولی، تمہارے لڑکوں نے بچپن میں کیا کووں کا جھوٹا پانی پیا تھا؟ یہ کیوں پیتے کسی کا جھوٹا؟ بس اللہ کی دین ہے، بچپن سے ہی ذہین ہے۔ دادی، آپ کیوں بوڑھا مان گئی؟ اتنے دن یہاں رہ کر میں نے تو یہی دیکھا ہے، یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں۔ اور کیوں اچھے ہیں بھئی؟ اس لیے کہ گھر کی سربراہ کھلے دل و ذہن کی مالک ہے۔ جوادی بستر پر لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ اشبیل کے منہ سے یہ فکرہ کیا نکلا، اٹھ کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ ہو نہ ہو کوئی انوکھی نرالی ہوئی ضرور ہے۔ ادھر شوکت جہاں یہ تعریف سن کر خاصی مصور دکھائی دے رہی تھی۔ پوتی کا رشتہ کہاں کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کسی بہت اونچے گھرانے میں تو نہیں کر دیا جو ساری عمر چھاتی پر مونگ ڈلنے میں گزار دے، اف بھی نہ کرنے دے۔ شوکت جہاں نام ہے میرا، ہر کام ہمیشہ سے ہی سوچ سمجھ کے کرتی آئی ہوں، اور یہ بہنوں بیٹیوں کے معاملے تو بڑے ہی نازک ہوتے ہیں۔ ذرا جو دماد بد دماغ مل گیا تو سمجھو ساری عمر کی بنی بنائی خاک میں مل جاتی ہے۔ میں نے تو بیٹیاں بھی ایسے گھروں میں دی ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے ہم سے کم تر تھی۔ بڑی والی کو نیچ ذات میں بے حیا، دوسری کا میاں ہے تو کاروباری مگر تعلیم میں کم، اور تیسری والی کی پوری سسرال میں حسین تو کوئی کیا بندہ قابل صورت بھی نہیں ہے۔ بڑا دبتے ہیں وہ میری بیٹی سے، اور میرے سامنے تو خیر تینوں دماد سر نہیں اٹھا سکتے، دم ہلاتے اماں جی کرتے پھرتے ہیں، تینوں دم والے۔ اور ایک اور خصوصیت، جوادی بڑبڑایا۔ شوکت جہاں تک آواز نہیں پہنچی، یا پھر وہ اپنی تشریف میں مشغول تھی، سن نہیں پائی۔ اب میں نے پوتی کے لیے بھی ایسا ہی گھرانہ دیکھا ہے، لڑکے کے پورے خاندان کا نہ منہ نہ متھا، اوپر سے تعلیم واجبی، سونے پر سہاگا، آمدن بھی کچھ خاص نہیں، یعنی کہ بچی ساری عمر روتی کر لاتی رہی۔ اشبیل نے مسرت بڑے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کچھ جھوم کر کہا، نہیں روتی کر لاتی، پر آ جائے گا صبر۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی دماد میرے گھر میں آنکھیں ماتھے پر رکھ کر آئے۔ اگر کوئی ایسا مل گیا تو لڑکی کو گھر بٹھا کر 2 حروف لکھوا لوں گی، مگر شوکت جہاں کے آگے کوئی ٹھہر جائے کیا مجال؟ اپنی ہی بچیوں کے ساتھ یہ ظلم، بڑا جگرا ہے تمہارا، دادی نے طنز کیا۔ کوئی ظلم؟ میری تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں بڑے روب دبدبے سے رہ رہی ہیں، میری طرح دلیر ہیں، دبتی نہیں ہے کسی سے۔ مگر تمہاری پوتی تو بڑی معصوم سی ہے، اسے تو بخش دیتی۔ دادی کو افسوس ہو رہا تھا، میسنی ہے اپنی ماں کی طرح۔ میری بہو بھی بظاہر بڑی معصوم سی لگتی ہے، یوں جیسے منہ میں زبان ہی نہیں، مگر 2 مہینے کے لیے میں بڑی بیٹی کے پاس کیا گئی، پیچھے سے اپنے لفنگے اواڑا بھانجے سے سعدیہ کی منگنی کر ڈالی۔ ارے بدذات، تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تیرے خاندان سے دماد چنوں گی؟ تجھے تو میں ایسی عزت کبھی دے ہی نہیں سکتی، چاہے میرے خاندان کی لڑکیاں کواری ہی بیٹھی رہ جائیں۔ ارے کمبخت، میرے منور کو الو بنانے والی، تیرا تو میں قیمہ کر کے چیل کبوں کو کھلاؤں گی۔ کہا تھا نا تیری بہن کی گھر میری پوتی دلہن بن کر نہیں جائے گی، پورا کر کے دکھایا میں نے۔ اور دماد بھی ایسا ملا ہے تجھے کہ بے نصیب کو ساری عمر اسے دیکھ دیکھ کلیجہ ہی جلاتی رہے گی۔ اب کے جوادی نے بستر چھوڑ دیا اور اشبیل کے برابر آ کھڑا ہوا۔ شوکت جہاں ہاتھ لہرا لہرا کر اپنا کارنامہ بیان کر رہی تھی، ان کی صاحبزادیاں کمرے میں آ گئی اور انہیں خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں، مہمانوں سے گھر بڑا ہوا ہے، کیوں تماشا لگوانے ہیں؟ چپ بھی کرو نا۔ ارے میں کسی سے نہیں ڈرنے والی،
दोनों कमरे से बाहर आ गए और सीढ़ियों में खड़े होकर अशबील ने सब कुछ जवादी से कह डाला। मामला खासा गंभीर है। जवादी ने पुरसोच अंदाज अपनाया। ये मुझे पहले ही पता है, कोई नई बात बताओ। नई बात यह है कि यहाँ मौजूद डाकू हसीनाओं में से किसी ने मुझे मोहब्बतनामा लिखा है। इमला की इस कदर गलतियां हैं कि फुर्सत के औकात में ही पढ़ा जा सकता है। मिट्टी पाओ इन डाकू रानियों पर, इनके दिल पर तो वारदातें होती रहेंगी। ये बताओ करना क्या है? फिलहाल तो चलकर सोते हैं, बल्कि बिस्तर में लेट कर कुछ सोचते हैं। अमल सुबह करेंगे। सलामत खतून कम, उस्ताद सलामत अली ज्यादा दिखाई देती थी। जैसा सुना वैसा पाया। जवादी को याद आया दादी शौकत जहां ने इनकी शान में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो कहे बिना न रह न सका। वाकई सारी दुनिया में चिराग लेकर भी ढूंढे तो ऐसा गिराना नहीं मिल सकता। शिबली ने दरो दीवार और फिर खुले दरवाजे से सहन में निगाह डालते हुए झूम कर कहा, ऐसा क्या कह दिया अपा शौकत जहां ने मेरे बारे में? आवाज भी सलामत अली जैसी थी और हंसी का अंदाज, दोनों मुनासिब अल्फाज सोचते ही रह गए। ए लड़को, इधर आकर बैठो, देखो तो छीदे के ससुराल से इसके रिश्ते के साले आए हैं। दोनों जरा सा उछले, फिर संभल कर बैठ गए। जरा सी देर में ना सिर्फ लड़के बल्कि इनके यहाँ शादी के सिलसिले में आने वाले बहुत से मेहमान भी हाजिर हो गए। दादी शौकत जहाँ कह रही थी, खानदान हमारी जूतियों के भी बराबर नहीं। सलामत खतून जब तक जिएगी मेरी शुक्रगुजार रहेगी। एहे, कौन सी कमी है हमारे खानदान में? वो बिदकी। मुस्कुराहट गायब हुई तो अंदाजा हुआ शक्ल इससे यही खौफनाक है जितना कि पहले अंदाजा लगाया था। कह रही थी शक्ल में भूतों के रिश्तेदार, अकल में किसी जानवर की मिसाल दी थी और पैसे के लिहाज से बिल्कुल ही खसियारे। वो उछल कर खड़ी होगी। ओहो अम्मा, एक तो तुम हर बात पर गुस्सा खा जाती हो। ठीक तो है सब, भला मुझे ऐसे रिश्ते मिल सकते थे? ये तो दादी की मेहरबानी है जो सादिया मेरी दुल्हन बनकर आ रही है। एक गोलगप्पे ने आगे बढ़कर माँ को ठंडा करना चाहा। जवाब में हाजिरीन के सामने जूतियां नोश फरमाई। जोड़ू का गुलाम, ढीठ, गधा, बेगैरत, बेहया के अलावा अलकाबाद की तवील लिस्ट थी जो इन्हें इता हुए। इस डाइन के हुस्न का जादू चल गया है। आय हाय, अभी इसने घर में कदम भी नहीं रखा तो ये हाल है, बाद में तो हमें सड़क पर लाकर खड़ा करेगी। ये मत भूलो आपा कि अब्बा दादी शौकत जहाँ के मियाँ के ऑफिस में माली हुआ करते थे। माली ही था, मवाली नहीं था। अरे ससुराल की हमायत में मरा जाता है। मैं कह देती हूँ, अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगी। तख्त पर बैठ गई, सांस दुरुस्त किया और बोली, खैर इसमें तो कोई शक नहीं, शौकत जहाँ का खानदान हमसे ऊंचा है और शौकत जहाँ जुबा की कड़वी और मगरूर भी है, मगर इसमें इसकी पोती का क्या कसूर? वो तो अपनी माँ की तरह अल्लाह मियाँ की गाय है। अब देखो ना, इसकी माँ ने सारी उम्र शौकत जैसी सास के साथ गुजार दी, उफ नहीं की, तो इस औरत की बेटी लाकर मैं नुकसान में रहूंगी क्या? आगे सलामत खतून इनके अंदाजों से बढ़कर मौका शनास थी। वो दाद दे रही थे और खतून गहरी नजर से इनका जायजा ले रही थी। बोली, ना पर क्यों? तुम मुझे ये बताओ, इधर करने क्या आए हो? शौकत जहाँ के रिश्तेदार हो और ऐब भी इसी के बयान करते हो। तोबा तोबा, हमने कब इनमें कोई ऐब डाला है? वो तो हमारी बुजुर्ग हैं, बताया तो है। उन्होंने आप लोगों की इतनी तारीफें की तो देखने का इख्तियार पैदा हो गया। चले आए, अब चलते हैं, फिर आएंगे। ए सुनो तो, रिश्ते डालते वक्त शौकत जहाँ ने कहा था इनका खानदान जद्दी पुश्ती रईस है। ये लड़की के नाम भी कोई जायदाद वगैरह है कि नहीं? भी सच बात है, किराए के मकानों में रहने का स्वाद कोई नहीं। ओह, तो ये वजह है इस कदर हकीकत पसंदी की। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा, फिर जवाब दिया, अभी हमें आए थोड़े ही दिन हुए हैं, पता लगाकर फौरन बताने चले आएंगे। जहेज में क्या क्या दे रही है? सास के लिए सोने के कंगन और नंदों के लिए झुमके तो होंगे, ये भी अगली मर्तबा बताएंगे, फिलहाल तो इजाजत दीजिए। ये सलामत खतून ने पहले पहल तो बड़ा मायूस किया, मगर अब मैं पुर उम्मीद हूँ। दोनों पैदल ही टहलते घर को चले आ रहे थे। हाँ यार जवादी, बस अब तो लगता है छीदे के इश्क ही रस्ते की सबसे बड़ी और नुकीली रुकावट है। इसका यही इलाज हो सकता है, इसकी अम्मा को शादी के रोज बरीक हील पहनने का मशवरा दे दिया जाए। बिल्कुल, और अब जरा तसव्वुर की आंख से देखो, उस्ताद सलामत अली खान बरीक सी हील पहने कैसी लगेंगी? अरे अरे, ए गिरने लगी, एक कदम नहीं उठा पा रही। शिबली चीखा और हाथ फैलाए। जवादी ने बाजू पर हाथ रख दिया। इनकी बेटियां हैं ना, आपे ही ये संभाल लेंगी, तुम क्यों तकलीफ करते हो? और वो दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। ये इधर पिछली गली में जमील का घर है, एक चक्कर इधर का भी ना लगा लें? कल चलेंगे, अब जाकर मशीन का केस बजाकर गाना भी गाएं। कहाँ थे आप दोनों? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इन्हें देखते ही ग्रुप ने नारा लगाया, हम लोग एक मिशन। सबसे पहले इनकी दादी चुनी। पता करने गए थे शहर में सबसे सस्ती देगे कौन पकाता है। फिर क्या पता चला, अब के शौकत जहाँ ने दिलचस्पी ली।
भज्जा नाई पकाता है, लेकिन इसे सिर्फ मूंग मसूर की दाल पकानी आती है। दफा दूर, ये कैसा नाई है, वो बदमजा खानदानी नाई है। अब नशे की आदत पड़ गई है। इस आदत के साथ बिरयानियां तो दम पर लगाई नहीं जा सकती। दाल का तरीका आसान है, देग में फेंकी, ऊपर से मश्क पानी की डाली, चलो जी खैर ही खैर। नमक मिर्च याद रहा तो इस वक्त डाल दिया, वरना बाद में ऊपर से छिड़क कर खाएं, तब भी लुत्फ ही दोबाला होता है। चलो आओ भाई, आज तो ग्रुप बनाकर गाएंगे। ठीक है, मगर एक शर्त पर। एक ग्रुप को लीड करेंगी दादी शौकत, जबकि दूसरी तरफ लीडर होंगे हमारे नाना मामू। जेब में रखी रेवड़ियां चुपके चुपके खाते नाना मामू उछल पड़े। इस नामकूलियत पर दोनों को घूर कर देखा, मगर वो इधर मुतवज्जो ही कब थे। आप दोनों किस ग्रुप में होंगे? भाई हम आज नहीं गाएंगे, दिल बड़ा उदास है, दुखी हो रहे हैं हम दोनों। जाए जाए, रहने भी दे, हर वक्त बातें बनाते रहते हैं। हाय, ये बार बार मेरा मोबाइल बज रहा है। मैं समझी पता नहीं किसका है। अचानक नुसरत मोहम्मद असलम बट खिलखिलाई, फिर स्क्रीन पर नंबर जगमगाते देखकर शर्माई और बोली, इनका है। बेचारे 2 घंटे से जान खपा रहे हैं, और खिलखिलाती हुई सेल समेत मंजर से गायब हो गई। शौके लोग, इसे भी पता है ना, इस वक्त ढोलकी रखिए, सब गाने को इकट्ठे हुए होंगे। तब ही फोन किया। अक्सर रिश्तेदार ख्वामखा ही जल बुनकर कोयला हो गए। इन दोनों ने देखा सादिया के बहन भाइयों में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं, और वालदा भी गायब थी। किचन में ही होंगे, शिबली ने कियास किया। दोनों इधर चल पड़े। इसकी वालदा तो नहीं, भाई बहन जरूर किचन में मौजूद थे। मौसम के लिहाज से आजकल किचन ही सबसे मकबूल जगह है। जवादी की बात पर वो जैसे जबरदस्ती मुस्कुराए, फिर पहले की तरह संजीदा दिखाई देने लगे। सूबी, आपने बाजी की शादी पर कैसा सूट बनवाया है? छोड़े भी अशबीर भाई, इसने सर झटका और मुंह बनाकर कहा, ऐसे नहीं कहते, खुशी के मौके कोई बार बार थोड़ी ही आते हैं। अब भी टाइम है, मकबूल सा जोड़ा सिलवा ले, ऐसा न हो कि फिर बाद में अफसोस करती फिरे। नहीं करती मैं अफसोस, आप बताएं, चाय पियेंगे? नहीं शुक्रिया। और तनवीर, तुमसे एक काम है, अगर कर दो तो। कैसी बातें करते हैं आप? आपका काम करके तो खुशी होगी, और जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा फिर तो तुमसे खुशी संभाले नहीं संभलेगी। तुम जरा सुबह हमारे साथ चलना और हमें अपनी खाला यानी जमील के वालिदा के घर दिखा देना। क्यों, इनसे आपको क्या काम पड़ गया? तनवीर का हैरान होकर पूछना तो यकीनी था। बस हम इनका इंटरव्यू करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इतनी अच्छी लड़की खोकर वो कैसा महसूस करते हैं। खाला को हमसे बहुत प्यार है, खासकर सादिया बाजी से तो बहुत मोहब्बत है। इनकी कोई बेटी नहीं है, हम बहनों को बेटियों की तरह ही चाहती हैं। इन्हें एक तो ये दुख कि इनके बेटे का रिश्ता दादी ने ठुकराया है, और दूसरा जब से पता चला है सादिया बाजी गवाड़ों में जा रही है, वो तो मारे गम के बीमार ही पड़ गई। ये होते हैं कम हिम्मत बुज़दिल लोग। दोनों ने बजाय हमदर्दी करने के ये कहा तो बहन भाई इनका मुंह देखने लगे। जमील को चाहिए था वो दादी शौकत जहां को अगवा करके बदले में सादिया का मुतालबा कर देता। दादी का अगवा आसान नहीं। पहले वो हंसे, फिर संजीदगी से बताया, कुछ ऐसा मुश्किल भी नहीं। लगाते हो 2-2 रुपए की शर्त। मजाक छोड़ें, हम लोग आजकल बेहद अपसेट हैं। जिंदगी इसी का नाम है चंदा, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, अपनी तकदीर की लगाम दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। वो हमेशा उदास और बेबस ही रहा करते हैं। काश आप दोनों पहले आ जाते तो हमारी बाजी के साथ ये जुल्म न होता। हाँ, मंगनी का पुरमुसरत मौका भी तो आया था। काश आपके अब्बा हुजूर इस वक्त हमें याद कर लिया होता। खैर, सुबह जमील भाई और मोहतरमा खाला साहबा के हाथ जरूर जाना है। तुम तैयार रहना, हम नाश्ते के बाद ही रवाना होंगे। खाला के यहाँ इस वाक़ये के असरात इस कदर गहरे होंगे ये तो उन्होंने सोचा ही ना था। जमील था तो उदास बुलबुल की मानद, और खाला तो सादिया का नाम आते ही बकायदा आंसू बहाने लगती। आपने हिम्मत क्यों हारी? जवादी ने पूछा। तो क्या करती बेटा, इस घर में मेरी बहन भी है, और बहन भी वो जिसने सारी उम्र जुल्म की चक्की में पिसते हुए गुजार दी। मैं अगर छोड़ डालती तो ये औरत मेरी बहन का हाथ पकड़कर दहलीज से बाहर खड़ा कर देती। हम बहुत मजबूर हैं बेटा। वो दोनों कुछ देर वहाँ बैठे, फिर तनवीर के साथ ही जाने के लिए उठ खड़े हुए। अब तनवीर पहले से ज्यादा खामोश और उदास था। बड़े खूबसूरत कंगन बनवाए थे दादी शौकत जहां ने जमील की वालदा के लिए, और तब तो एक मकान भी लड़की के नाम करने का इरादा था। मगर अब कह रही है वो तो खानदान का मामला था, कुछ ना देती तो बरादरी में नाक कट जाती। अब आप गवारों को क्या क्या दिया जाएगा, इस बारे में मुंह से भाप भी नहीं निकाल रही है। मैं पूछती हूँ, शौकत जहां ने क्या अब भी हमें अपने शोहर के माली का खानदान समझ रखा है? ना, मैं कहती हूँ जमाना बदल गया। अब मेरे बच्चे अपने कारोबार वाले हैं, इज्जतदार हैं, जो घर लड़की देता है चाहे राजा महराजा का हो, लड़के वालों के सामने सर झुकाकर बात करता है। मगर ये तुम्हारी दादी, रिश्ते की दादी, जट तसी की,
अरे हाँ, जो कोई भी है। पता नहीं खुद को क्या समझे बैठी है। जायदाद जेवर क्या कब्र में लेकर जानी है इसने? नहीं नहीं, कब्र में इतनी जायदाद कहाँ समाएगी, और जेवर की चमक फरिश्तों की आंखों को खैर करने से तो रही। इनका ख्याल है वो ये सारे जेवर जायदाद वगैरह अपनी नवासियों पर निछावर कर देंगी। ऐसी धूमधाम से नवासियां ब्याहेंगी कि जमाना नस्लों तक इनकी फजूल खर्चियों को याद करे और मिसालें देगा। अच्छा, फिर हमें तो ना दिखाई होशियारी, नवासी नहीं दी, पोती दे दी हमें। सलामत खातून इस वक्त गमो गुस्से की तस्वीर दिखाई दे रही थी। हाँ जी, होशियारी नहीं बल्कि मकारी की है। जायदाद की झलक दिखलाकर राख किया है आपको। मैं तो कहता हूँ जब आप लोग मेहंदी लेकर आए तो लगे हाथों अपने नंबर 2 बेटे के लिए इनकी एक अदद नवासी का भी रिश्ता मांग ले। मौका ऐसा होगा कि वो इनकार कर ही नहीं सकेंगी। हाँ अम्मा, कह तो ये ठीक है, जरा अकड़ कर बात करना ताकि इन्हें अंदाजा हो सके। इनकार करेंगी तो क्या क्या कुछ हो सकता है। इन्हीं के साथ बड़ी साहबजादी, जो पता नहीं किस तरह तहम्मुल से ये बात सुन रही थी, फट पड़ी। बात सुनो जी, मैं औरत हूँ बड़ी अकल वाली, किसी के पीछे नहीं लगा करती, अपनी अकल इस्तेमाल करती हूँ। इस बारे में सोचकर फिर ही कुछ फैसले पर पहुँचूंगी। सोचती तो तुम खूब हो माँ, पर इसके बाद जिस फैसले पर पहुंचती हो वो अक्सर दादी ने मुंह बनाकर याद दिलाया, और जवाब में सलामत खातून ने काफी सख्त किस्म की घूड़ी से नवाजा था। बड़ी सख्त। एक कप चाय तो पिलवा दे। शिबली की फरमाइश पर नागवारी की शिकने माथे पर उभरी और बोली, ना, पर वो शौकत जहां मेहमानों को चाय भी पिलवाती है, मगर तब जब मेहमान इनके घर में हो। अब दूसरे घरों में जा जाकर तो हमें प्यालियां पकड़ाने से रही। वाकई तुम पक्के इसके रिश्तेदार हो। इस रात घर आए मेहमानों ने शादी के लिए लाए गए ताइफ शौकत जहां की नजर किए। नुसरत मोहम्मद असलम भट्ट ने सिर्फ एक अदद सूट पेश किया और बताया था आजकल इनके कारोबार माठा जा रहा, इसलिए ज्यादा नहीं ला सके। लो जी, अपने लिए तो बैग भर भर के लाई है, और जब देने का मामला आया तो कारोबार माठा हो गया। सच्ची बात है, गरीब को जब अल्लाह दौलत दे देता है तो वो इस पर सांप बनकर बैठ जाता है। दादी शौकत जहां कहाँ दबने वाली थी, जोड़ा दोबारा नुसरत की गोद में डाल दिया और बोली, ए मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे हालात इतने खराब है। तुम तंगी में ना पड़ो, ये जोड़ा अपने पास ही रखो। ए सुभी, नुसरत को जरा अच्छा खाना दे दिया करो, पता नहीं बेचारी आजकल किन हालात से गुजर रही है। इतने मेहमानों में ऐसी बेइज्जती, मेहमान भी वो जो तंजिया अंदाज में खी कर रहे थे। नुसरत का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। ऐलान कर दिया, इस बेइज्जती पर एहतजाज करते हुए अभी वापस जा रही हूँ। खबरदार, कल की लड़की मेरे सामने अकड़ती है, चपेड़े मारकर मुंह लाल कर दूंगी। घर से कदम भी बाहर निकाला टांगे तोड़ दूंगी। बदशुगनी कर रही है वापस जाकर। सिर्फ तू ही नहीं, रिश्ते में असलम भी मेरा नवासा लगता है। ज्यादा बकबक की तो देख लेना, तलाक दिलवाकर दोबारा यहाँ ना पहुँचाया तो मेरा नाम बदल देना। अब तो नुसरत की बोलती बंद हो गई। फटी फटी आंखों से इस जियाली दादी को देखती कमरे से बाहर निकल गई। शौकत जहां की अपनी तीनों साहबजादियों ने भी फक्त एक एक जोड़ा पेश किया, जिसे उन्होंने खुश दिली से कबूल कर लिया। दादी फातिमा तो बहुत कुछ लाई थी। जब निकाल कर सामने रखा तो मुनव्वर हुसैन और इसकी बीवी शुक्रगुजार दिखाई देने लगे, लेकिन दादी शौकत जहां ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। दादी, आपने तो सादिया के होने वाले ससुराल को ये कह रखा है कि आप लोग बहुत जायदादों वाले हैं। जवादी कुर्सी खींचकर इनके बेड के करीब आ बैठा। तुमसे ये बकवास किसने की कि जायदादों वाले थे हम? मगर तब जब मुनव्वर के अब्बा जिंदा थे, जब वो दुनिया से उठे, मुनव्वर 15 साल का था। लोगों ने बड़ा कुछ हथिया लिया, हमारा तो ये मकान ही बचा है। अच्छा, फिर वो लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं? शिबली ने सोच का इजहार किया। वो हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, उन्होंने हमारी वही शान देखी है, इसलिए ऐसा समझ रहे होंगे। पर तुम्हें पता कैसे चला? कौन मिला है तुमसे? हम तो नहीं जानते, इनका कोई रिश्तेदार ही था। कह रहा था वो लोग अब इस घर में जाने की तैयारियां कर रहे हैं जो दुल्हन जहेज में ला रही है। लो दसो भला। वो हंस दी, फिर लापरवाही से बोली, लोगों को ऐवी बातें बनाने की आदत होती है। इसने भी रिश्तेदारों में बैठकर बड़क मारी होगी शोखियां। वैसे भी नस्ल के भूखे नंगे लोग हैं, वो तो ख्वाब में भी ऐसे रिश्ते के बारे में नहीं सोच सकती। काले कुरूटे बद शक्ले, हमारी लड़की तो वहाँ चांद बनकर चमकेगी, इनका तो घर सज जाएगा। ये बात क्या कम है? थोड़े दिन चमकेगी, फिर गुर्बत और जहलाना माहौल इसे गहना देगा। शिबली ने आह भरकर कहा, जिसका उन्होंने नोटिस। आज की शाम फीकी रह सकती थी कि नुसरत साहिबा नाराजगी का इजहार करने के लिए अलग थक होकर पड़ गई, मगर इस कमी को अजीजी कोसर और इनकी खालाजाद बहनों ने दूर कर दिया। गीत भी गाए, डांस भी हुआ और वालदा ने शाबाशी भी दी। देखा खाला, कैसी जिंदा दिल और रौनकी है मेरी बच्चियां। अब वो झुककर दादी फातिमा से कह रही थी,
बतौर खास इन्हें ही मुतवज्जो करना खतरे से खाली तो हरगिज नहीं हो सकता था, मगर फिलहाल लड़के इधर मुतवज्जो नहीं थे। खाला, आपके पोते भी अब जवान हो गए हैं, इनके रिश्तों के बारे में भी सोचा? बहुएं खानदान से आए तो अच्छा रहती हैं। वो अब इशारे से पैगाम दे रही थी। मेरा भी यही ख्याल है। दादी के तसव्वुर में ज़ेबा आ गई और लब आप मुस्कुराने लगे। कितनी प्यारी, कैसी लायक बच्ची है मेरी ज़ेबा। बस अब तो इब्राहिम जाते ही स्कूल खोल लेगा, ये दोनों भी वहाँ खप जाएंगे और मैं ज़किया के सामने ज़ेबा के लिए सवाल कर दूंगी। ज़किया मेरी भांजी है, मेरी ही गोदों में पली बढ़ी है। मैं इसे खूब जानती हूँ, इसे भी अशबील दिल से पसंद है, वो इनकार नहीं कर सकती। और रहा जवाद का सवाल, इसकी माँ से बेशक मेरी ज्यादा नहीं बनती, मगर वो मेरे शोहर की भांजी है, अपने मामू की तरह ही अकल वाली। जवादी के लिए वो जो भी फैसला करेगी अच्छा ही करेगी। ए जवादी शिबली, अपनी मोबाइल पर घरों के नंबर तो मिलाओ। तुम्हारी माओ से बात किए बड़े दिन हो गए हैं, वो तो सारी महफिल को फरमोश कर बैठी थी। क्या एक ही वक्त में बात करेंगी? दोनों ने पूछा। नहीं बेहद आए तो बारी बारी मिला कर दो। पहले तू मिला जवादी, इस वक्त तेरा अब्बा भी घर होगा। क्या मेरी कोई शिकायत लगानी है? वो सहम गया। नहीं वे, शिकायत क्या लगानी है, एक अहम बात भी करनी है। वो पता नहीं क्या सोचकर मुस्कुरा रही थी। जवादी ने गहराई में उतरने की कोशिश नहीं की। नंबर मिलाकर सेल फोन इन्हें थमा दिया। लड़कों, इधर घुसे बैठे हो, बाहर आकर देखो मौसम कैसा सुहाना हो रहा है। नाना मामू ने दरवाजे से मुंह अंदर डालकर इतला दी। दोनों ने आवाज पर लब बैग कहा। बाहर आए, आसमान बादलों से ढका हुआ था और कहीं दूर बिजली भी खूब कड़क चमक रही थी। वाह मामू, इतनी सर्दी में भी ऐसा मौसम आपको अच्छा लग रहा है। मैं तो समझा शायद आप ये बताना चाह रहे हैं आज सूरज सारी रात चमकता रहेगा और रात को भी धूप निकलेगी। उल्टी बात। नाना मामू शिबली की बात पर सख्त बदमजा हुए। नाना मामू, अगर इस वक्त जेब में कोई नेमत है तो अनायत फरमाए। ओहो, तुम लोग अब बड़े हो गए हो, फिर भी फरमाइश करते रहते हो। हम जितने भी बड़े हो जाएं, आपसे तो छोटे ही रहेंगे नाना मामू। अगर कोई रेवड़ी, भुनी हुई मूंगफली, काजू वगैरह हो तो अनायत कर दे, हम भी जरा लुत्फ उठा ले। नाना मामू, आपको पता है इस शादी पर दुल्हन समेत कितने लोग रंजीदा हैं? शिबली ने सरगोशी में बताया। होंगे, हमें क्या, हम तो बस शिरकत करने आए हैं, शिरकत करके चले जाएंगे। किसी फड्डे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। हम सोशल वर्कर हैं, इंसानियत का दर्द हमारे दिलों में ठाठे मार रहा है। किसी का दुख तो हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। चलो फिर अपने अपने बापों के जूते बर्दाश्त कर लेना। वैसे तुम लोग कर क्या कर सकते हो? अगर कोई उदास है, किसी को इस रिश्ते पर एतराज है, तो क्या तुम्हारे लेक्चर पर इसकी सोच बदल जाएगी? लेक्चर देने का काम वो लोग करते हैं जो अमली तौर पर कुछ करने से कासिर होते हैं। हम तो प्रैक्टिकल लोग हैं। मुझे लगता है घर फोन करके तुम्हारे वालिद साहिबान को इत्ला देनी ही पड़ेगी। नाना मामू, आप आखिर इतने पत्थर दिल क्यों हैं? जब हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे तो यकीन है इस पर पत्थर पे भी चोट लग ही जाएगी। जाओ जाओ, बड़ी दुनिया और इसके ड्रामे देखे हैं मैंने। ये लड़की जिसकी शादी हो रही है आज खुश नहीं है, मगर देखना कल किस तरह दांत निकालती चली आ रही होगी। वैसे शिबली, मुझे एक बात तो बता, पहले हमारे कौन से काम नाना मामू की वजह से अधूरे रह गए हैं जो तुम इस बार इन्हें शामिल करना जरूरी समझा है? जवादी के लहजे में गुस्सा और तंज था। यार, जो कुछ हम करने जा रहे हैं इसके बाद पूरी बरादरी से जूते खाने के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए। यहाँ नाना मामू और दादी के अलावा किसी और से तो हेल्प की तवक्को ही फजूल है। फिर तो नाना मामू को हर हाल में कायल करके ही छोड़ना होगा। जवादी शायद जहन के पर्दे पर मुस्तकबिल करीब के फिल्म चलती हुई देखने लगा था। दोनों सर्दी की शिद्दत महसूस करके अंदर को बढ़े। अशबील कमरे में चला गया। जवादी किचन की तरफ आ गया। यहाँ दादी शौकत की मंजली साहबजादी अपनी बड़ी बेटी से मुज़ाकरात में मसरूफ थी। जवादी को देखा, निसार होने वाले अंदाज में मुस्कुराई, बोली, कुछ चाहिए था बेटा? खुद क्यों किचन में आने की तकलीफ की? ये रूबी है ना, इससे कहा करो, मैंने समझा दिया है, तुम्हारे हर काम कर दिया करेगी। वो ठटका जरूर, मगर मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। कुछ चाहिए? चाय बना दूं? अब की रूबी सादतमंदी से पूछ रही थी। अभी नहीं, जब दिल चाहेगा तब बताऊंगा। वो फौरन ही वापस हुआ और एक रिश्तेदार जवान जहान से टकराते हुए बचा। आप इधर किचन में क्या कर रहे थे? क्या अब हांडी रोटी भी अपने जुम्मे ले ली? जवान लड़के इनसे खींचे खींचे ही चले आ रहे थे। आप भी तो किचन में तशरीफ ला रहे हैं। क्या अब मैं आपसे यही सवाल करने की जिसारत करूं? जवाब नहीं बन पड़ा। नहूत का इजहार सर झटक कर फरमाया और किचन की सिमत भर गए। जवादी अंदर जाने की बजाय बरामदे में खड़ा होकर आसमान के तेवर देखने लगा। बिजली की चमक अब करीब आ गई थी और हवा भी तेज थी। लगता है बारिश बस हवा ही चाहती है।
वो मौसम के तेवर ठीक से पहचान भी न पाया था। किचन से तरक की आवाज बुलंद हुई। फिर रूबी साहिबा के डायलॉग समाज से टकराए। कमीने लफंगे हर किसी को अपनी हीरोइन समझ लेते हैं। तुमने क्या समझकर मुझसे ऐसी बात की? आवाज खासी बुलंद थी। या फिर रूबी की वालदा करीब ही मौजूद थी, वो भी झट जाए वारदात पर नमूदार हो गई और बच्चे की इज्जत शादी में शिरकत के लिए भागा चला आया था। इसकी माँ बहनें भी मौजूद थी। वो मारका पड़ा के देखने वाले मुझे तो याद ही रखते। इधर बादल गरज रहे थे, इधर दोनों की अमाएं गरज रही थी, इधर बिजली चमक रही थी और इधर दोनों की बहनों की आंखें भी शोला बरसा रही थी। दफा दूर, पता नहीं क्या समझता है खुद को। इसे ये नहीं पता लड़की दिल एक ही बार दिया करती है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आए हम इधर चलकर बैठते हैं। रूबी इसके करीब खड़ी शर्मीले अंदाज में बड़ी वाजिया बात कह रही थी। वो भी तो यही समझ कर आता है कि लड़की दिल एक ही बार देती है, पुरानी बातें भूलती ही नहीं है इसे। जवादी ने बकौल इसके अपनी दुनिया को जितना भी देखा है खुली आंखों से देखा है, पर अमल करते हुए तुक्का लगाया था। रूबी ठटकी, कुछ पिटाई, फिर दांत पीस कर बोली, झूठी सच्ची इसी ने लगाई होंगी, मगर वो तो मेरा बचपना था। बमुश्किल 8वीं में पढ़ती थी मैं इस वक्त। अब क्या कहा जा सकता है, पता नहीं बचपना अभी भी बाकी है या गायब हो गया है। सुने तो इसने पुकारा, मगर वो अशबील के पास जा खड़ा हुआ। मौसम के तेवर कुछ अच्छे नहीं है। आज धूप निकली है, मगर आसमान पर कहीं कहीं बादल के टुकड़े मौजूद हैं। क्या मालूम कब इकट्ठे हो जाएं और बरसने लगे। मैं चाह रही हूँ सादिया के जहेज का जो फर्नीचर है वो तो आज ही इसके ससुराल भिजवा दिया जाए। दादी शौकत सुबह नाश्ते के बाद ऐलान कर रही थी और सभी खामोशी से सुन रहे थे। जी ठीक है, हम दोनों छोड़ आते हैं। तनवीर के साथ गए थे एक बार, घर देख रखा है हमने। इनका जवादी के कहने पर उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया और बोली, हाँ ठीक है, तुम दोनों काफी होशियार और समझदार लड़के हो। तनवीर, तुम सामान ले जाने का इंतजाम करो और इन दोनों के साथ चले जाओ। और जिस वक्त ये सामान खतून के वेहरे में पहुंचा तो वो बेचारी बेहोश होते होते बची। सिर्फ एक डबल बेड और कुछ भी नहीं। दादी कहती है हमारी लड़की के इस्तेमाल में तो यही आना है, बाकी तो बैठक में सज जाएगा और इस पर इसकी चुड़ैल नंदे घर वालों के साथ आकर बैठा करेंगी। ऐसी बात पर कौन लाल पीला नहीं हो सकता। मैं अभी जाती हूँ, करती हूँ इससे बात। ना आखिर ये अकड़ किस बात की है? अभी इनकार कर दूं तो निकल जाएंगे सारे कस्बल। हाँ अम्मा, डरना नहीं, डट के बात करना। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। आप क्या कहेंगी जाकर? अशबील ने पूछा। कहूंगी तूने हमें समझ क्या रखा है। ये तो तेरे कहने पर तेरी पोती का रिश्ता लिए है, वरना हमें कमी थोड़ी। ये जो सामान भेजा है ना, रखे इसे भी अपने घर में। आप ठीक कहती हैं, रिश्तों की भला क्या कमी। जब से हमने भाई छीदे को देखा है एक ही ख्याल आता है, काश इनका रिश्ता तय न होता तो हम अपनी मुंह बोली करोड़ों की मालिक बहन का रिश्ता इनसे करा देते। मुंह बोली बहन करोड़ों की मालिक? बहन साहिबा जाते जाते पलटी। जी हाँ, ये बड़ी कोठी है। इसकी और जायदाद का हिसाब किताब तो बड़ा ही लंबा चौड़ा है। वालिदैन की वफात हो चुकी है। इस बड़ी दुनिया में हम मुंह बोले भाइयों की सिवा इसका कोई नहीं। हम इसके लिए बिल्कुल ही ऐसा सादा लड़का चाहते हैं जैसे कि अपने भाई छीदा है। चल पीनी, चल जा, बुर्का पहन, मेरी चादर भी लेती आना। अच्छा खाला सलामत, हम चलते हैं। दोनों इनसे पहले घर पहुंचना चाहते थे। आज शाम मेहंदी थी, तैयारियां अरूज पर थी। लड़कियों की अक्सरियत पार्लर से धार चुकी थी, बाकी जो बची थी मुंह पर कुछ न कुछ थोपे बैठी थी। बड़े जारहाना अंदाज में खाला सलामत और इनकी साहबजादी परवीन बेगम घर में दाखिल हुई। रुख दादी के कमरे की जानिब था, जहां दोनों पिछले 15 मिनट से इनकी आमद के मुंतजर दादी शौकत की तंजिया गुफ्तगू बर्दाश्त कर रहे थे। अरे तुम दोनों यूं बेवक्त, खैरियत तो है? शौकत खानम हैरान होकर बोली। लो और सुनो अम्मा, अब इनके यहाँ आने की इजाजत की जरूरत होगी। बड़े लोग हैं ना, बेवक्त की आमद को पसंद नहीं करते। परवीन ने एक हाथ कमर पर टिका लिया। चुप कर बदतमीज, बेहुदा कहेगी, नहीं तो एक लगाऊंगी। शौकत जहां ने सूरत हाल को ना समझकर पुराने अंदाज में इस बच्ची समझकर डांट दिया। बात सुनो जी, शौकत खतून होगी तुम अपने घर में, हमसे जरा तमीज के दायरे में रहकर बात करो। सलामत खतून ने डायलॉग मारा और शौकत जहां में कहाँ बर्दाश्त थी। तोपों के दहाने खुल गए। शौकत जहां की बेटियां मामले से बिल्कुल अनजान, मगर माँ की मदद को वो भी आ गई। अशबील और जवाद भी शुरू हो गए। दादी जान ने जो पोतों को बेजिगरी से ताने मारते मुखालिफ फरीक पर उंगलियां उठाते देखा तो आकर दो लगाई। ना, तुम किस खुशी में हिस्सेदार बन रहे हो? कान पकड़कर दोनों को इस हंगामे से बाहर निकाला। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सलामत खतून का ऐलान शौकत जहां को अंगारों पर बिठा गया। तुम्हारा मतलब है हमारी लड़की को कमी है? जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अब तो नाक भी रगड़ोगी तो मैं नहीं रिश्ता करने वाली।
शौकत जहां के इस ऐलान पर मुनव्वर मामू के तो आसान खता हो गए। जाने वालों को रोकने की कोशिश की तो वो आंखें मटकाकर बोली, हम तो अब करोड़ों की मालिक लाएंगे। माँ के आगे हाथ जोड़े तो बोली, बेगैरत, चुल्लू भर पानी में डूब मर। वो माँ की बेइज्जती कर गई। तू वहाँ रिश्ते की बातें करता है, ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अम्मा, मेहंदी के सब मेहमान आने वाले हैं, गली में देगे चढ़ गई हैं, मैं क्या करूँ, किस किस को मना करूँ। फुड़ो हादसा हो गए और शौकत जहाँ भी बिस्तर पर ढह गई। इनका बीपी शूट कर गया। फौरन लड़के डॉक्टर के लिए दौड़ाए गए। डॉक्टर आया, दवा दी, चेकअप हुआ, इन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। ये सादिया है ही मनूस, जिस दिन से पैदा हुई है अम्मा की सबकी ही करवा रही है। अम्मा की पूरी फैमिली में सबके यहाँ पहला पोता हुआ है और इधर ये पैदा हो गई। अम्मा ने तो 2 वक्त रोटी भी नहीं खाई थी इसकी पैदाइश का सुनकर। बड़ी फूफो सबको बता रही थी। सादिया की अम्मी और बहनें सर झुकाए ये सब सुन रही थी। मुनव्वर मामू गम की तस्वीर बने एक तरफ बैठे थे। जवादी और अशबील इनके पास जा खड़े हुए। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि आपकी बेटी जाहलों के घर जाने से बच गई? तुम नहीं समझ सकते, जिस लड़की की बारात आते आते रह जाए, दुनिया वाले इस पर हर तरह का इल्जाम बड़े आराम से लगा देते हैं और इस लड़की का बाप और भाई जीते जी मर जाते हैं। मुनव्वर मामू, आप मर्द हैं, घर के सरबराही अगर कमजोर के हाथ में हो तो फिर ऐसे मुल्कों और घरों का शिराजा बिखरा ही करता है। आपने आज तक अपने हक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं बचपन ही से अम्मा के जेरे असर हूँ, बहुत डरता हूँ इनसे और इनकी कोई बात टाल ही नहीं सकता। मगर आज एक दुरुस्त फैसला करके आपको अपनी बेटी की जिंदगियों में खुशियों के रंग भरने होंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने सर हाथों में गिरा लिया। दोनों इन्हें छत पर ले गए। जब ये लोग वापस आए तो मुनव्वर मामू को हर अंदाज में इत्मीनान था। हाथ में शिबली का मोबाइल था जो वापस इसे थमा कर वो अपनी बेगम के पास चले गए। फिर तनवीर को बुलाया, कुछ कहा गया, वो अजलत में बाहर निकल गया। जवादी, शिबली और तनवीर से छोटा सगीर बड़ी तेजी से बरामदे में कुर्सियां लगाने लगे। लो, जिन्होंने आना था वो तो इनकार करके चले गए, अब ये कुर्सियां किस लिए लग रही हैं? छोटी फूफू का अंदाज मजाक उड़ाता सा था। तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। हाय, मैं कपड़े कौन से पहनूं? सूफी बड़ी परेशानी के आलम में बुड़बुड़ाती इधर आई थी। कहा था ना, तैयारी रखो वरना एंड टाइम पर शर्मिंदगी होगी। दोनों ने याद दिलाया। इसकी आंखें फैल गई। तो आप दोनों ने? खामोश। उन्होंने होठों पर उंगली रखी। वो हंसती हुई सादिया के कमरे में चली गई। नाना मामू के जिम्मे मुनव्वर मामू ने देगों की देखभाल लगा दी थी। वो वहाँ कुर्सी डाले फ्राई किए गए चिकन से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जल्दी करो लड़कियों, बारात बस आधे घंटे तक आना चाहती है। मुनव्वर मामू की फिरतियां देखने लायक थी। कौन सी बारात? क्या मुनव्वर के दिमाग पर असर हो गया है? मेहमान चुके। मामू को कुछ याद आया, सर पर हाथ मारकर जवाब से बोले, यार फर्नीचर तो इधर ही पड़ा है। नहीं मामू, वो हम पहले ही असल घर में पहुंचा आए हैं, बस एक बेड रह गया है, वो भी मंगवा लेते हैं। और जब ठीक आधे घंटे बाद जमील सेहरा लगाए और इसकी अम्मी नफीसा सूट पहने एक मुख्तसर सी बारात के हमरा पहुंचे तो मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह गए। साजिश है ये, खुली साजिश। आखिर अम्मा को हिरा ही दिया। मैं जाकर अम्मा को बताती हूँ। बड़ी फूफो आग भी गोला हुई। अम्मा नींद की दुआ लेकर सो रही है। किसी ने बताया, आज तो मेहंदी है, कल ही शादी होगी, अम्मा खुद ही देख लेंगी। छोटी ने तसल्ली दी। मगर ये क्या, निकाह भी हो गया और लड़की रुखसत भी होने लगी। मुनव्वर, अम्मा को क्या जवाब दोगे? बड़ी ने आखिर याद दिलाया। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी गलती के बाद अब अम्मा को एतराज नहीं होगा। आज मुनव्वर बाएतमाद दिखाई दे रहे थे। ये भाभी के घर वाले तो खाला फातिमा के घर वालों को नहीं जानते, फिर अशबील और जवाद से इतनी गर्मजोशी से क्यों मिल रहे हैं? खाला फातिमा और मामू इब्राहिम को भी कितनी इज्जत दे रहे हैं। इस बात को अक्सरियत ने महसूस किया और हैरत से सोचा। दरवाजा जेबा ने खोला था। ए, तुम यहाँ? अशबील खुशी से उछल पड़ा। जिस दिन आप लोग गए थे तन्हाई से घबराकर खाला ने इसी दिन मुझे बुलवा लिया था। मुस्कुराकर इतला दी गई। बहुत अच्छे, और तुमसे एक खून ना हो सका। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक ही लेता। आप आ जाते तो खाला की तन्हाई फिर से दूर हो जाती और मैं घर चली जाती। यहाँ से कॉलेज भी दूर पड़ता है। कहाँ रह गए तुम दोनों? दादी ने मुड़कर देखा और पुकारा, ए जवादी, अभी घर न जाना। वहाँ से जो कोरमा और बिरयानी लाए हैं घर लेकर जाना। दादी आते ही बड़े मुतमईन अंदाज में अपने तख्त पर बैठ गई थी। बहू ने चाय का पूछा। बोली, बेटा आराम से बैठो और कारनामा सुनो अपने बच्चों के। बल्कि ऐसा करो, जवादी के अम्मी अब्बा को भी बुलवा लो। दादी कुछ तो रहम करे। अशबील को जेबा की मौजूदगी में खतरा महसूस हुआ, मगर उन्होंने नाना मामू को भेजकर बुलवाया। और फिर जो दादी शुरू हुई तो अलिफ से ये तक सब सुनाकर दम लिया। हर सू कह के बिखर रहे थे और जेबा बड़े फख्र से अपने जीनियस, हमदर्द, मुखलिस महबूब को देख रही थी।